नमस्ते। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, हम कहाँ पर हैं और चर्चा किस टॉपिक पे होने वाली है। मेरा नाम श्रेयस पटेल है। हाँ। और मैं वावड़ी गांव से रहने वाला हूँ। हम अभी वावड़ी में हैं। हम वावड़ी में हैं अभी। हाँ। और हम केले पे अभी चर्चा करने वाले हैं। बराबर। और बलराम भाई आए हैं अभी। ठीक है, लीजिए। आपको फ़ोन लगाना है क्या? कुछ हो जाएगा। हाँ। सारा भी केला खेती फिर से करेंगे रिटायरमेंट के बाद। ओके, नमस्कार। मेरा नाम बलराम सिन्हान है और हम बड़वानी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। पेन इंडिया पूरे भारत में हम 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहे हैं एज ए सोशल प्रोग्राम, सीखना और सिखाना। आप अगर इंटरनेट चलाते हैं, गूगल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो वहाँ पर आप लिखेंगे किसान पाठशाला, तो मेरी सारी हिस्ट्री आपको पता चलेगी कि कब से मैं रन कर रहा हूँ, किसानों के बीच में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज है। किसान पाठशाला हमने 2006 में, इसको एक और बस कुछ जरूरत नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। 2006 से हम 16 किसानों ने शुरुआत करी फार्मर एजुकेशन सिस्टम की। एक्चुअली फार्मर एजुकेशन है कैसा अभी हम लोगों के बीच में? जब मैंने खेती चालू करी थी 2003 में, तो किताबी ज्ञान एक अपनी जगह है और मार्केट में जो ज्ञान किसानों तक परोसा जा रहा है वो दूसरा अपनी जगह है। ये दोनों में मैच नहीं है। और तीसरी रियलिटी वो है जो किसान अपने खेत में काम करता है। यहाँ से किसी ने बीएससी एजी कर रखा है क्या? अभी आपको बैठने एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया हुआ है? एमएससी है। हाँ, एग्रीकल्चर की पढ़ाई वाले से अगर पूछोगे आप फिजिकली कि जो आप पढ़ के आए हो उसका खेत में कितना समावेश होता है, तो वो है 0, नहीं होता है। वहां जो उसने पढ़ा है वहां पर ये नहीं पढ़ा है कि केले कैसा गड्ढा करके लगा था पपीता कैसे लगा था, पानी कितने दिन पहले देना, ये फैक्ट है जो हम किसानों को चाहिए। वहां पर अलग चीज कुछ होती है, वो भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों का मैच नहीं है। तो बीएससी एग्री वाले से आप चर्चा करते हो तो वो मैच होता नहीं। अब दूसरा हमें पॉइंट मिलता है खेती में सीखने का। हम किसानों के लिए जिस दुकानदार से हमने प्रोडक्ट खरीदा या खाद बीज दवाई खरीदा है वहां से, या फिर जो हम कंपनी से खरीदते हैं वहां से, तो दोनों की गाइडलाइंस जो है वो इसके इर्द गिर्द है कि जैसे उदाहरण के लिए मेरा टिश्यू कल्चर लैब है, मैं केले के पौधे बनाता हूँ रेवा फ्लोरा के नाम से। तो फार्मर ने अगर मेरे से रेवा फ्लोरा का पौधा खरीदा तो एज ए मार्केटिंग डिजाइन क्या होता है कि आपके गांव में ज्यादा पौधा कैसे बिके और रिपीट पौधा कैसे बिके, बराबर है। कंपनी का जो प्रोडक्ट बना है उसकी गाइडलाइन और जो सप्लाई चेन है और उसका ओरामंडल जो है, उसके एग्रोनॉमिस्ट है, वो किसके इर्द गिर्द गाइडलाइन देंगे? प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बिके और लगातार कैसे बिके। तो एग्रीकल्चर जो है बीएससी एजी वो फिट हुआ नहीं। जिस कंपनी से पौधा आपने लिया वो फिट होता इसलिए नहीं है कि आपके जेब से 10 रुपए बार बार कैसे निकाले, ये हकीकत है। तो ये दोनों का समावेश हो नहीं पा रहा है किसानों के बीच में। ये हमने समझा 2002 में जब हम एग्रीकल्चर में उतरे, तो ये समझ में आया कि फार्मर की जो एग्रीकल्चर हो रही है वो अंदाज पंचे दामोदर हो रही है। जिस कंपनी ने बेच दिया वो उसके पौधे के लिए बेच रहा है, जो दवाई डलवाने आया है वो उसकी दवाई के लिए आया है कि मेरी दवाई ज्यादा से ज्यादा कैसे बिके। एक्चुअल में फार्मर को इनकम, किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा कैसे हो, इस पर शायद हम थे जब तक तो किसी ने काम चालू नहीं किया, तो हमें दिखा नहीं। आप जैसे ही हम इकट्ठे हुए 16 मित्रों ने सीखना और सिखाना एक प्लेटफॉर्म चालू किया 2006 से। उसी को लेकर के हम अभी गांव-गांव में पेन इंडिया फैल रहे हैं और अभी हमारे साथ में लगभग 5 लाख से ज्यादा खेडूत हैं। आप अगर YouTube पर देखेंगे, किसान पाठशाला डालेंगे तो हमारा एक चैनल मिलेगा, यही लोगो उसमें बना हुआ है, ऊपर किताब है और नीचे पट्टियां है, किसान पाठशाला। YouTube पर यही लोगो मिलेगा।
तो अभी उसमें 2100 से ज़्यादा वीडियो हैं। कितने? 2100 से ज़्यादा वीडियो। और वो जस्ट इसके लिए है कि सीखना और सिखाना। केले के विषय में हम पौधा लगाने से लेकर पौधा गाइडलाइन और मार्केट पूरा एक प्लेटफॉर्म एक ही जगह देते हैं। बेम्बू, बांस, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बांस ही बोलते हैं। बांस में पौधा गाइडलाइन और मार्केट शुरुआत से अंत तक पूरा हम बतला रहे हैं। गन्ना, शुगर केन में स्टार्ट टू एंड हम पूरा पहुंच चुके हैं। अभी पपाया में हम पिछले 2 साल से शुरुआत कर रहे हैं कि पौधा गाइडलाइन और मार्केट, मतलब हम जिस विषय में जाना चाहते हैं उसमें हम स्टार्ट टू एंड पूरा होते हैं, तब हम किसान को गाइड करते हैं। एरर वाले विषय को हम पकड़ते नहीं हैं। और मेन किसान पाठशाला की फिर कुछ फर्दले बनी है। जैसे किसान पाठशाला में अभी 5 लाख से ज्यादा फार्मर है, तो उसी में से कुछ किसान निकल के आए जो ट्रेडिंग करना चालू किए हैं। जैसे हम जहां पर थे बड़वानी में, वहां हमारे साथ इशू ये था कि वहां केला तो होता था 50 साल पहले से, लेकिन बड़वानी का जो केला उत्तर भारत जाता था, दिल्ली, चंडीगढ़, वहां पर जलगांव, भुसावल की पर्ची जाती थी। बड़वानी को व्यापारियों ने हिडन रखा था। ये हम जब समझदार हुए, हमने केला लगाना चालू किया, तो हमने देखा कि दिल्ली, चंडीगढ़ में बड़वानी का केला बड़वानी के नाम से नहीं बिकता है। बड़वानी की मिर्च बॉम्बे में बड़वानी के नाम से नहीं बिकती, नंदुरबार के नाम से बिकती, पर्ची दूसरी जगह की जा रही है। तो हमने फिर 2008 में बी किसान के नाम से एक ट्रेडिंग पॉइंट चालू किया, जिसमें कुछ किसान आए जिन्होंने अपने अपने स्केल पे खरीदी बिक्री चालू किया, क्योंकि गाइडलाइन देना हम चालू थे। तो दूसरा इशू आता है कि किसान का प्रोडक्ट सही रेट में कैसे बिके। तो मैंने पकड़ा केले को, हमारे कुछ पार्टनर है उन्होंने टमाटर को रखा, किसी ने भिंडी और ग्रेप्स को, इनको रखा, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने एडॉप्ट किया, और बी किसान के नाम से हमने ट्रेडिंग चालू करी। फिर थोड़े समय बाद लगा हमें कि केला साइजेबल बन रहा है, तो हमें अच्छे पौधे की आवश्यकता है। तो 2015 में हमने रेवा फ्लोरा कल्चर इस नाम से टिश्यू कल्चर कंपनी बनाई बड़वानी, मध्य प्रदेश में। तो उसमें 6 किसान है रेवा फ्लोरा में। ऐसे ही बी किसान के किसान पाठशाला के अलग अलग डिवीजन बने। अभी उसके साथ में एक चरण और आया, फार्म कार्ड। आप अगर गूगल पे देखेंगे फार्म कार्ड, जैसे फ्लिपकार्ट आता है, अमेजोन है, ऐसे ही फार्म कार्ड है। तो उसका ऐप भी है, एंड्रॉइड एप्पल दोनों पर है ऐप उसका, फार्म कार्ड का। फार्मर को जो भी सामग्री चाहिए उसको होम डिलीवरी हम दे रहे हैं। तो बड़वानी से हमने चालू किया था। अभी हम जहां बड़वानी में है वहां से 150 किलोमीटर की रिंग में हम दे रहे हैं। धीरे धीरे साइज बढ़ा रहे हैं। ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज करिए कि फार्मर को हम टच कैसे कर सकें, और सब फार्मरों के ग्रुप ही कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो हमारा स्टार्टअप है वो है बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, एपीसी। आपको जानकारी है एपीसी की? फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं उनका झगड़ा इसी पर हो रहा है। थोड़ा जानकारी कलेक्ट करो, बहुत अच्छी चीज है। भारत सरकार ने ऑल इंडिया एक 10,000 एफपीसी लॉन्च किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाओ। किसान खुद संगठित हो, खुद किसानों की कंपनी हो, और उसमें 2 बड़े काम होते हैं फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में। एक तो होता है एग्री इनपुट, कि आपको आपके गांव में एग्रीकल्चर का जो सामान लगे वो आप ही की कंपनी से आए, तो स्वाभाविक है पैसा कम लगेगा। जैसे खाद, बीज, दवाई, उपकरण, ड्रिप, ट्रैक्टर, जो भी है वो एफपीसी के थ्रू आएंगे। तो एफपीसी डायरेक्ट कंपनियों से अटैच रहेगी, बीच में मिडिल मैन कोई रहेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं एग्री इनपुट। खेती में जो भी सामान लग रहा है वो एफपीसी से लगे, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से लगे। दूसरा होता है एग्री आउटपुट, कि आपने जो प्रोडक्शन किया, जैसे यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हो रही है? केला, गन्ना, पपीता। तो गन्ने के लिए तो शुगर मिल है, आपकी नर्मदा शुगर मिल अच्छे से घनश्याम भाई चला रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कई सारे वो वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, मित्र ही हमारे। मैंने कई बार विजिट किया है, तो कुछ हमसे वो गाइडलाइन लेते भी रहते हैं। बहुत अच्छा है आपका नर्मदा शुगर फैक्ट्री, रेट भी अच्छा मिल रहा होगा आपको अदर जगह से। बड़वानी में हम दुखी हैं अभी शुगर फैक्ट्री को लेकर के, आपके यहाँ सुखी है। तो गन्ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन केला और पपाया, इसमें आप आपकी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से वैल्यू एडिशन करके कैसा बेच सकते हो।
जैसे इसका इधर लिमिट स्कोप है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी हम एक ऑल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाए हुए हैं अभी, उसमें पूरे पैन इंडिया से किसान जुड़ रहे हैं। तो ये मैंने जस्ट जानकारी दी कि हम किसान पाठशाला के तहत क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपको जिनमें अच्छा लगे उनमें आप अटैच हो सकते हैं। एक चीज़, पहली शुरुआत आपको करना है कि YouTube पर आपको किसान पाठशाला चैनल देखना है और उसे सब्सक्राइब करके थोड़ा एक सप्ताह उसमें समय बिताना है। तो ऑल इंडिया में हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, केले में, बैम्बू में, हम गुजरात में भी ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रहे हैं आपकी गुजरात गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें क्या हमारी एक्टिविटीज़ है वो आपको सब उस प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। दूसरा, आपके यहाँ पर श्रेयस भाई ने और कुछ किसानों ने हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करी है, हमसे पौधा भी लेकर लगाया है और कुछ इनकी डिमांड थी, कुछ राजपारडी राजपिपला के किसानों की डिमांड थी। यहाँ पर हमारा पौधा पिछले 3 साल से आ रहा है आपके क्षेत्र में, रेवा का केले का पौधा आ रहा है, गाइडलाइंस भी आ रही है। तो हम केले की चर्चा आगे बढ़ाएं। फर्स्ट केला ही हमें समझना है, ये तो जानकारी मैंने दी कि मैं कौन हूँ, आपसे क्या बात करूँगा ताकि आपको समझने में ठीक लगे कि इस व्यक्ति को सुन रहे हो। केले में आपके क्षेत्र में जो मैंने समझा है और हम आगे करने वाले हैं वो बात सेकेंडरी है, लेकिन मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि केले में आपकी ज़रूरतें क्या है, तो किसको मैं टच कर सकता हूँ। केला खेती जो आप अभी कर रहे हो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, गाइडलाइन या जो भी आपकी नीड हो वो थोड़ा मुझे बताएंगे तो मैं उसको टच कर पाऊँगा। यहाँ नाम नहीं हो रहा है, प्लांटेशन के बारे में पहले बताओ, थोड़ा डिस्टेंस क्या रखना है, कैसे रखना है। हाँ। और डिस्टेंस में एक बार इधर लोकल चीज क्या है, एक बार पौधा लगाता है, हाँ। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कम समझते हैं, थर्ड तो ले ही नहीं पा रहे हैं। मगर आपका वीडियो देखा, 405 वीडियो देखा, इसमें अच्छा। तो देखा कि 1 साल केला लगाओ, 5 साल कम से कम लगाओ, 10 साल और चलाओ। आराम से इसके बाद में थोड़ा भी हाँ। जानकारी दीजिए हाँ। तो समझ में आएगा। एक लाभ की जानकारी आप लोगों को चाहिए, और दूसरी क्या आपको गड़बड़ी है केले में? केला को जो अपन स्प्रे मारते हैं वो हाँ। चुराई को वो बिना मार के ऐसा कोई जल्दी व्यवस्था है कि हाँ। आपको स्प्रे की कम से कम जरूरत लगे, हाँ। कम मेंटेनेंस में कैसा अच्छा आ सके। हाँ। ओके, फ्रूट केयर में फ्रूट केयर में फर्टिगेशन कैसे करना है, हाँ, हाँ। वो भी समझना है। मुझे ऐसा डाल दे 1000 पौधे पे 2-2 बोरी भी डाल दे दे, हाँ। 1 बोरी भी डाल दे, हाँ। कितना जरूरत है वो किसी को पता नहीं है ज़्यादा। हाँ। ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग में जो आफ्टर सेल कंपनी है, हाँ। फर्टिलाइजर बेचने वाला है, दवाई है, पेस्टिसाइड है, हाँ। इन पे लोग डिपेंड ज्यादा करते हैं। सेल्फ डिस्पिशन में जाना है कि हमको हम खेती कर रहे हैं तो हमको पौधे को क्या आवश्यकता है वो हमको मालूम होना चाहिए। हाँ। भूख लगा है तो रोटी खाओ, चावल खाओ, मगर काजू मसाला मत खाओ। वो ऐसा थोड़ा इसके बारे में जिसके जेब में पैसा है वो तो काजू मसाला खाएगा ही और ऐसा है, मगर जो सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो करेगा तो भी मालूम होगा कि अगले अपने 1 साल में खेती नहीं करना, अपने परिवार के लिए आगे भी खेती चलाना है, खेती को भी बचा के रखना खेती को है, बचाना है, सॉइल को भी बचाना है और शरीर को भी बचाना है। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो कुछ काम, पैसा कितना भी पैसा हो, काम भी नहीं आएगा। राइट। मार्केट ठीक है आपके यहाँ पे, माल खरीदी वाले ठीक है यहाँ पे, कैसा कौन खरीदी करता है? अच्छा, आप यहाँ से माल बाय बैक करके कहाँ बेचते हैं? जयपुर राजस्थान। अच्छा, तो लुंगर में जाता है या कैरेट में जाता है? पंजे। ओके, तो कैसे लोडिंग, कितनी साइजेबल लोडिंग है आपको? 2-3 गाड़ी की है पर डे की? 2-3 गाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पर राउंड द ईयर माल निकल रहा है या टाइमली निकल रहा है कुछ? बस सीजन में 4 महीने केवल जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ बस जून जुलाई में स्टार्ट होगा, नवंबर दिसंबर में खत्म होगा। लाम आप पसंद करते हैं, आपके व्यापारी लाम को लाम की खरीद- गाड़ी नहीं हो पा रही है तो कहाँ से खरीदते हैं? लाम के समय माल ही नहीं हो रहा है कि भाई गाड़ी बढ़ एक पाए। बार डीसी लगाया फिर उसको खत्म कर दिया, अगले साल ये सब पैसे वाले किसान हैं, बार बार बोरा खरीदना है। हर साल नया डीसी। ऐसे वाला नहीं, किसी को समझ ही नहीं।
ये आपकी बात एकदम सही है। और आप जो बताओगे अभी हाँ। तो पौधा जमीन की तैयारी हाँ। कैसे करना है वो यहीं से स्टार्ट करो। अच्छा शुरुआत से आखिर तक हाँ। आपको चाहिए। सिलेट नया सिलेट है, एक पहले से घुटने का है। घुटने तो है अभी तक, हाँ। मगर मालूम नहीं था कैसे घुटने का है। हाँ, अभी सिस्टम से घुटने का है। सिस्टम से जुड़ना है। ठीक है, समय लेके सब आए हैं क्योंकि शुरुआत से आखिर तक बताना है तो थोड़ा 1 घंटा लगेगा और मुझे भी कंफर्ट हो जाएगा खड़ा हो जाऊंगा तो नहीं, कुर्सियों में बैठो, उसके बाद नहीं ठीक है सिंह साहब, कुर्सी आपको लेना पड़ेगी ये मेरा सवाल है। ये मेरा सौभाग्य है कि मंदिर में मीटिंग हो रही है और ये शायद मेरी 100 से ऊपर ऐसी मीटिंग है जो मंदिर में हो रही है और जिन जिन मंदिरों में मीटिंग हुई है वो क्षेत्र सुपर सक्सेस हुआ है और आज तक किसान पाठशाला ने कभी भी ऐसा मीटिंग नहीं किया है कि किसानों को भोजन के लिए इनवाइट किया और फिर मीटिंग की क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें एरर मीटिंग होता नहीं हमारा। खैर, आपके राजपीपला में कुछ बड़े काम होने जा रहे हैं। एक मैं उधर रिवर्स चालू करूं कि किसान की जेब में क्या आ सकता है किसान पाठशाला से जुड़ करके, तो एक तो लाम आप प्रीमियम ले सकते हो, दूसरा आपके लिए मैं चर्चा करूं, क्या नाम है आपका? किरण भाई। कुछ हमारे साथ में 3 बड़े एक्सपोर्टर जुड़े हैं और दिल्ली चंडीगढ़ में मेरे खुद के पार्टनर हैं जिनके राइपनिंग चैम्बर है, आपको मैं नंबर दूंगा, उनसे भी कनेक्ट कीजिएगा। वो तो है मेरे पास भी कॉन्टेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा रोज की गाड़ी नहीं हो रही है कि जो माल उसको उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें लंबाई वाला माल चाहिए। लेंथ बावड़ी के अंदर लेंथ वाला माल रोज की गाड़ी निकल पाना ही मुश्किल है थोड़ा किसान इसके है लिए हमारे। हमें काम करना पड़ेगा किसानों को। हाँ, उसमें उसको ग्राउंड अगर पे। मैं एक गाड़ी दूंगा तो वो दूसरे दिन मांगेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा, एकदम सही बात। इसलिए उधर नहीं भर पा रहा हूँ। हाँ, हाँ। बात ये है क्षेत्र तो हमें ग्राउंड पर डेवलप करना पड़ेगा, तो व्यापारी आपके पास भी है और मार्केट में भी कई व्यापारी है, तो मेन मुद्दा व्यापारी नहीं है, व्यापारी की डिमांड जो है वो मेन मुद्दा है कि ग्राउंड पर माल की कंटिन्यूटी, अच्छे रेट लेने के लिए क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी तीनों चीजें चाहिए। इसमें मेन बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ शायद वो शिकायत कम होगी, लेकिन राजपार्टी, राजपारा और थरी, इधर मैंने जो मीटिंग है ये किसानों से मिला, ये समझा है कि सिगाटोका आपके क्षेत्र में आकर रुक चुका है, अभी बाहर निकला नहीं है, और उसकी वजह से जो माल काट कर हम भेजते हैं तो वो लंबी दूर भेजते हैं तो गाड़ी में पक जाता है, ये भी शिकायत कुछ है। और बेसिक चीजों को टच करेंगे तो सिगाटोका घर गांव से बाहर जाएगा। सिगाटोका पत्ते पर जंग जैसे धब्बे लगते हैं और पत्ते कम हो जाते हैं और केला खेत में ही पकना चालू होता है, या फिर केला पकने की शुरुआत होती है लेकिन दिखता नहीं पक गया, वो गाड़ी में लोड होकर के 3 दिन की ट्रेवलिंग में वहां निकलेगा तो पका हुआ कुछ निकलेगा, तो वो अच्छे व्यापारी फिर इधर आकर के रुकते नहीं है, कनेक्ट होते नहीं। शुरुआत हमें केले की करना चाहिए। मैं शुरुआत से जाता हूँ आपको लेकर के, कैसे तैयारी करें और कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं थंब रूल पर बात करना चाहूंगा, जिसमें हमारा किसान खर्च आधा हो, उत्पादन ज्यादा हो और व्यापारियों को कंटिन्यू अच्छा प्रीमियम रेसिड्यू फ्री माल मिले। मोस्टली मार्केट को अब कोविड के बाद ज्यादा डिमांड है रेसिड्यू फ्री की, ना कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाले फल की। उसमें अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है ज्यादा, वो जब पकता है तो पकने के बाद खाकी कुट्टा कलर देता है, हल्दी पीला कलर आना चाहिए। तो आपके खेत में बैक्टीरियल काउंट ज्यादा होने चाहिए और कार्बन परसेंटेज ज्यादा होने चाहिए। इस तरह की खेती करेंगे तो जब वो केला कट के जाएगा और राइपनिंग चेम्बर में हल्दी पीला कलर आएगा तो व्यापारी के पास रिपीट डिमांड आएगी कि इस खेत का माल हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बराबर बोल रहा हूं मैं? ये चीज हमें हमारे खेतों में एप्लीकेशन करना पड़ेगी। तो कुछ थंब रूल में बताना चाह रहा हूं, उन थंब रूल को लेकर के चलेंगे तो फिर जिसके जेब में जो बजट हो उतना ही फर्टिलाइजेशन देना है, वो लास्ट में। थंब रूल में आता क्या है? क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट और लास्ट में आएगा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन हम फार्मर क्या करते हैं, फ्रंट पे रखते हैं कि पड़ोस वाले ने 2 बोरी डाला है तो मुझे 3 बोरी डालना है उसकी जरूरत नहीं है, फर्टिगेशन लास्ट में है। मेरे पास कई सारी ऐसी फील्ड है
जहां जीरो फर्टिगेशन पे हम 35 किलो का बंच ले रहे हैं, जीरो फर्टिगेशन पे। आपके गुजरात में भी कई फील्ड ऐसी है, मैं आपको लास्ट में नाम डेटा देता हूं। तो फर्टिलाइजर सेकेंडरी है, क्लाइमेट कंट्रोल और वाटर मैनेजमेंट दो चीजें मस्ट है। अब जिस तरह की मैंने आपके खेती देख रखी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 6x6 पे हो रहा है, राइट है। कहीं पर सिंगल ट्रिप है, कहीं पर डबल ट्रिप है। तो आप लोग अगर 6x6 पे जा रहे हो तो सिंगल ट्रिप को अवॉइड कर दो, वहां पर चाहिए डबल ट्रिप। जिस हिसाब से क्षेत्र में सीगा टोका है, उस हिसाब से हमें ग्राफ को फाइनल टच करना पड़ेगा कि हम किस ग्राफ पर जाएं ताकि सीगा टोका खेत में ना रहे। तो उसके लिए एक ही थंब रूल है, 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। ये किसान पाठशाला ने पूरे भारत को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, 70-30 फार्मिंग। और इस पे बहुत बड़ा एक लेक्चर मेरा है यूट्यूब पर, 999 नंबर का वीडियो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो 3 घंटे 30 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें स्टार्ट टू एंड हमने समझाया है कि 70-30 है क्या है। मैं शॉर्ट में आपको बतलाऊंगा कि 70-30 एक सूत्र है। जो भी हम खेती कर रहे हैं, जैसे केले की खेती हमने चालू करी है, तो उस खेत में 70% जगह ऐसी रखना है जहां हमने केला लगाया तो केले का डेवलपमेंट हो, उसकी रूट और उसकी डिजाइन डेवलप हो। और 30% जगह ऐसी रखना है कि हम किसान खेत के अंदर बाहर चल फिर करें, खेत में काम करें। तो 30% जगह हम किसानों के लिए, 70% जगह पौधे के लिए। खेत को डिवाइड करना है 70-30 में, ये उसका सूत्र का नाम है। पौधा जब हम लगाते हैं तो अभी तक जो हमारी प्रैक्टिस है कि पौधा लगाया तो जब तक वो बड़ा नहीं होता है, मिट्टी लगाने का दौर नहीं आता है, 3 से 4 महीने जब तक हम दोनों तरफ से खेड़खाड़ करते हैं, यहाँ पर भी होता है। और बारिश में हमें लगता है कि खरपतवार आएगा, तन आ जाएगा, तो हमें खेड़खाड़ करना भी जरूरी है, नहीं तो मजदूर कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इस मेन चीज को टच करने के चक्कर में कि कल्टीवेशन करना है, जड़ों को हवा देना है और बायोमास न बार बार आए, इसके लिए हमें टिलिंग करना पड़ती है। उस टिलिंग का दुष्परिणाम दो अलग अलग है। एक तो बारिश का जो पानी गिरता है वो खेत से बाहर हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती नहीं है खेत में। दूसरा, जो हम बार बार पौधे के पास से खेड़खाड़ करते हैं, तो किसी भी पौधे का एक नियम है कि पहली रूट जो निकली उसको कट किया तो वो गुच्छा होगा, उसके मुंह पे से गुच्छे बनेंगे। फिर उस गुच्छे को कट किया तो फिर बालों के जैसे रेशो बनेंगे, मतलब पाइपलाइन छोटी होती जाएगी। जड़ पहली निकली उसको कट किया तो बारीक रूट गुच्छेदार निकलेगी, फिर उसको कट किया तो फिर बारीक रूट निकलेगी। तो न्यूट्रिशन अपटेक करने वाली रूट गुच्छेदार बारीक बारीक होगी, पाइपलाइन छोटी होगी, तो न्यूट्रिशन अपटेक करने में साइकिल नहीं बनेगी। और जितनी बारीक जड़ होगी उसकी साइकिल कम होगी, 24 से 36 घंटे की साइकिल होगी, 72 घंटे की साइकिल होगी, वो डेड होगी, वापस नहीं जड़ आएगी। और जो मोटी रूट है ये लाइफ टाइम रहती है, एक रनर रूट होती है, एक फीडर रूट होती है। तो हमें रनर रूट को काटना ही नहीं है, रनर रूट की फिर ब्रांचेस निकलती है फीडर रूट, तो रनर रूट ही आपके प्लांट को पकड़ के रखती है और वही पौधे को गिरपड़ होने नहीं देगी। शुरुआत से अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो फार्मिंग की तैयारी करते समय हमें नई फील्ड रेडी करना है तो पहली बार गहरी जुताई करना है, हो सके तो 1 से 1.5 महीना धूप भी खिलाना है ताकि पुरानी फसल के जो अवशेष हो उसके बैक्टीरिया और वो साइकिल चेंज हो जाए और नई फसल की साइकिल के लिए हमें खाली प्लेटफॉर्म मिले। जब नई रूट डेवलपमेंट हो तो गहरी जुताई, धूप खिलाना 1 महीना, और जब हम स्टार्टअप करें तो सबसे बेस्ट जो बेसल डोज है वो आपका है प्रेसमड। शुगर फैक्ट्री का प्रेसमड यूज करना है। प्रेसमड समझते हैं? गन्ने फैक्ट्री का काला कचरा जो उसके लिए वेस्टेज है। 1 एकड़ में 10 टन प्रेसमड का यूज करना चालू करेंगे तो उसमें प्रेसमड में आता क्या है, एक तो सुक्रोज आता है, दूसरा बायोमास कार्बन अच्छा आता है स्टेरलाइज किया हुआ, तीसरा उसके अंदर सल्फर आता है जो आपके खेत में सल्फर की कमी कम होने देगा और आगे भविष्य में सीगा टोका का बढ़वार नहीं होने देगा, सीगा टोका कम आएगा। तो 1 एकड़ में 10 टन प्रेसमड मतलब 1 डंपर। कच्चा गोबर अगर घर का है तो डालो, खरीद के कच्चा गोबर डालना है तो उसको बंद करो, प्रेसमड खरीद करके डालो, तो ये रिजल्ट आपके फील्ड में ज्यादा अच्छे से देगा। दूसरा, आपके खेत का अगर मिट्टी का पीएच
7.5 से ज्यादा है तो आपने 1 टन जिप्सम डालना चाहिए। जिप्सम समझते हैं, सल्फर और कैल्शियम आता है 1 एकड़ में। 7.5 से कम है तो 500 केजी तक जिप्सम डाल सकते हैं। 8.5 से ज्यादा है तो 2 से 3 टन जिप्सम डालना चाहिए 1 एकड़ में। ये हुई बेसल की तैयारी। और जब हम पलटी पलव करते हैं या गहरी जुताई करते हैं तो उसके पहले नहीं डालना है, ये गहरी जुताई करने के बाद में जब हम उसमें पाटा घुमा देते हैं कि आप खेत की तैयारी करेंगे रोटावेटर चला के, रोटावेटर के पहले डालना है, गहरी जुताई के पहले नहीं डालना है, वरना वो नीचे उतर जाएगा और बारिश के पानी से अंदर लीच होगा। मैक्सिमम फार्मर क्या करते हैं कि पलटी पलव करने से पहले डालते हैं क्योंकि ट्रैक्टर अंदर चल फिर सके तो ट्रैक्टर फंसेगा नहीं, लेकिन उस समय आप डालोगे तो वो अंदर चले जाएगा। और 6 से 8 इंच के नीचे की मिट्टी केले को कुछ काम की नहीं है, उसके ऊपर की मिट्टी काम की है। रोटावेटर चलाने के पहले डालना है और उसके बाद 6 इंच में उसको मिक्स करना है रोटावेटर में, तो वो सारा का सारा आपको काम में आने वाला है। इसके अलावा बेसल कुछ भी नहीं डालोगे जब भी चलेगा। ये हुई जमीन की तैयारी। अभी दूसरा इसमें आता है कि क्या डिस्टेंस से लगाएं। आपके यहाँ गांव में क्या डिस्टेंस से प्लांट लग रहा है? 6 बाय 6 ज्यादा ज्यादा 6 बाय 6 लगाते हैं। उनकी संख्या कम होगी और 5.5 वाला कम है, मतलब 6 बाय 6 में ज्यादा करते हैं। और ड्रिप डबल है या सिंगल है? सिंगल डबल लाइन करते हैं। कोई डबल भी करता है, कोई सिंगल। तो इसमें सीगा टोका को हमें घर गांव से बाहर रखना है तो थोड़ा ग्राफ में चेंज करना पड़ेगा। और रटून में हमें जाना है तो भी ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली सीगा टोका किन खेतों में है? ऐसे खेतों में है सीगा टोका जहां पर नमी ज्यादा है, वाफ बन रहा है और वो वाफ खेत के बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब साइज हमारा कॉम्पैक्ट हो रहा है। जो हमने प्लांट लगाया फ्लावरिंग आने के पहले अगर आपके खेत में अंधेरा है मतलब सीगा टोका रहेगा। फ्लावरिंग आते समय आपके कंधे से सिर तक के पत्ते ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब आपके खेत में सीगा टोका रहेगा। जिस दिन फ्लावरिंग आ रहा है 6-7वें महीने में, उस दिन आपके खेत में कमर से घुटने तक के पत्ते रहना चाहिए। ये ऑब्जर्व करने की चीज है कि हम खेत में क्या देखें और किस तरीके से आगे बढ़े। तो उसके लिए सही ग्राफ क्या है? आपको रटून भी लेना है और सीगा टोका भी खेत में नहीं आना है और 70-30 को भी एप्लीकेशन करें। इसके लिए लाइन से लाइन हमें चाहिए 5 फीट, लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधा हमें चाहिए 7 फीट। ड्रिप की लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 और वो जिगजैग में आएगा, आमने सामने नहीं आएगा, इसे आगे पीछे आएगा। मतलब एक पौधा यहाँ आएगा, एक यहाँ ऐसा तिरछा है। इसका क्या होता है? सराउंड ग्राफ बनेगा 35 स्क्वायर फीट का। अब इसमें क्या करना है, जैसे ड्रिप मैंने कई जगह देखी है या पूरे भारत में ड्रिप का कैसे करते हैं कि जो लाइन से लाइन बने 5 फीट, तो एक ने लेफ्ट में ड्रिप डाली है तो सारी ड्रिप लेफ्ट में, हर लाइन में लेफ्ट में ड्रिप। 70-30 आपको बनाना है और 5x7 में लॉन्ग टाइम तक आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कटिंग लेना है। तो जो लाइन है इसमें एक ड्रिप आपने लेफ्ट में डाली है तो वही ड्रिप लेफ्ट में डालने की बजाय राइट में डालना है। पौधा जहां हमारा लगा है एक ड्रिप लेफ्ट में तो दूसरी ड्रिप राइट में। अभी यहां पर क्या होगा, इसकी ड्रिप राइट में हो गई, इसकी ड्रिप लेफ्ट में हो गई। तो जो पौधा खड़ा है इसके इस तरफ पानी नहीं दिखेगा, यहां पर पानी पूरा दिखेगा। समझ में आया कंसेप्ट? और जिस तरफ हमने ड्रिप डाली है यहीं पर कचरा मल्चिंग करना है, बायोमास आच्छादन करना है इस लाइन में। तो आपका खेत कैसे दिखेगा? एक लाइन में कचरा मल्चिंग, एक लाइन खाली, एक लाइन में कचरा मल्चिंग, एक लाइन खाली। समझ में आया? अभी हमें बेड बनाना है, बराबर फ्लैट में नहीं लगाना है और उसके लिए बेड कैसा डिजाइन होगा? 70-30 फार्मिंग का 10 फीट पर नाली खींचना है। बेड बनाना नहीं है, पूरा हमने रोटावेटर करके जमीन को फ्लैट करके रखा है। तो आप खेत में जो 5-5 फीट पर नालियां डालते थे और ऊपर बेड बनता था, उसकी वजह एक को छोड़ करके एक नाली, 10 फीट पर नाली खींची तो ये प्लेटफॉर्म बन गया फ्लैट। फ्लैट ही था, हमने 10 पे नाली खींची तो ये एयर कर्टन के लिए नाली बन गई और बारिश जब ज्यादा होगी तो यहां से पानी बहकर बाहर चले जाएगा। ये नाली केवल इतने ही काम की है कि बारिश ज्यादा हुई तो पानी बाहर हो जाए और जब हम
ड्रिप का पानी बूंद 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 गिराते हैं तो ये पानी हवा लेकर के अंदर जाता है, तो ये बूंद गिरने से यहाँ एयर कर्टन से हवा बाहर हो जाएगी। 10 फीट पर नाली, पौधा अंदर और ड्रिप उसके अंदर। अब ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा, ये प्लेटफॉर्म 7 फीट का बनेगा, क्योंकि नाली से नाली का सेंटर 10 है, तो यहाँ इसका कर्व जो बना, ये 1.5 फीट इधर आया, 1.5 फीट इधर आया, तो यहाँ से ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा ये 7 फीट का बनेगा। आपने बनाया नहीं, वो बराबर ही है, लेकिन नाली का सेंटर 10 का है। अब इसके ऊपर आपने हर एक लाइन में 5-5 फीट पर ड्रिप रखी है, तो यहाँ पर पौधा प्लांटेशन किया है, ड्रिप रखी है अंदर। इससे फायदे क्या होने हैं? सिंगल बेड, उस पर ड्रिप, तो जब छोटा पौधा है तब तो ड्रिप वहीं पर है। जैसे पौधे का आकार बढ़ रहा है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो तने का आकार आपका 28-30 इंच का हुआ तो ड्रिप फिसल के आ जाएगी नीचे है। हमने पहले दिन खेत की मिट्टी समेट करके बेड बनाया, उसके ऊपर पौधा लगाया, तो शुरुआत के 3 महीने तो बहुत स्पीड से चलेगा, हमें ऐसा लगेगा मेरा सबसे अच्छा पौधा चल रहा है, क्योंकि ड्रिप ऊपर है और पूरे खेत की उर्वरक मिट्टी समेट कर हमने बेड में लिए, वो सारी मिट्टी खींचकर ऊपर आ गई है, तो वहां पर रूट का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो शुरुआत के 3 से 4 महीने बहुत अच्छा चलेगा, और जैसे ही उसके तने का मोटाई आएगा, हमें पील काटने की आवश्यकता आएगी, तो मजदूर क्या करेगा? ड्रिप को रखेगा नीचे और पील काटेगा, वरना दराती से ड्रिप कट जाएगी, वो स्वाभाविक है, होना ही है। तो वो जब ड्रिप एक बार नीचे जाती है तो ऊपर चढ़ती नहीं, चढ़ती इसलिए नहीं है कि तने की भी मोटाई आ गई, वहां पर जगह भी नहीं है, और फिर बार बार 90 दिन के बाद पील दोबारा काटना पड़ेगा, 130 दिन के बाद फिर दोबारा पील काटना पड़ेगा। तो ड्रिप उठा करके ऊपर नीचे करना है तो किसान छोड़ देता है नीचे। अभी यहाँ पर सीन समझने का है कि जो आपने फर्टिगेशन किया, जो ऊपर की उर्वरा मिट्टी है वो समेट के आई है बेड में, ड्रिप आ गई है नीचे, 90 दिन से 120 दिन तक, 150 दिन तक यहाँ पर आपकी रूट डेवलपमेंट हुई है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर आपको खाद पानी हम देंगे, यहाँ नहीं देंगे। पौधे को आप क्या कह रहे हो 4 महीने के बाद कि अब तेरी जरूरत हो तो यहाँ से आकर खाना खा। थोड़े दिन के बाद कुछ समझदार किसान ऐसे हैं जो बीच में कर देते हैं, कहीं कहीं पर मैंने देखा है तो ये पौधा फिर ऐसे देखता है, यार मैं खाना किधर खाने जाऊंगा, क्योंकि 4 महीने का डेवलपमेंट यहाँ पर है, अब नए सिरे से नई रूट उधर जाना है। तो जो बीच में ड्रिप या नीचे ड्रिप उतर जाती है, उसमें दिक्कत क्या है कि हमारी ज्यादा एक्टिविटी खेत में कब होती है? 4 महीने के बाद। पत्ते साफ करना, पील काटना, कुछ बेसल डोज देना, खाद देना, कुछ थोड़ा बहुत तन निकालना है। 6 महीने के बाद फ्लावरिंग आएगी तो उसका कमल तोड़ना, पंजे कम करना, उस पर स्प्रे करना, ये सारी एक्टिविटी है हमारी 4 से 6 महीने के बाद खेत में अंदर बाहर जाने की। जब आपकी ड्रिप नीचे आती है या बीच में आ जाती है, तो नीचे आने के बाद पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, पानी नीचे फैलता है, तो जहां ड्रिप है वहीं से पानी फैलेगा नीचे। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपका जो बराबर वाला प्लेटफॉर्म है वो नमी वाला रहता है, और एक्चुअल में जहां पौधे की जड़ें हैं वहां सूखा ड्राई रहता है। फर्टिगेशन वहीं देना था, जड़ें वहीं पर है, हमें लॉन्ग टाइम एक्टिवेशन वहीं रखना था, लेकिन 4 महीने बाद यहां हुआ। अब हम खेत के अंदर बाहर हो रहे हैं, तो 50 किलो का आदमी उस नमी वाली जगह पर पुश कर रहा है, पैर रख रहे हैं, हम अंदर बाहर जा रहे हैं, और किसी भी नाली में जा रहे हैं, वहां पर रास्ते तो बने हुए नहीं है खेत में। रास्ता क्या है? जो नाली है उसमें हमें चल फिर करना है, ये हमारे लिए रास्ता है। बेड जहां पौधा है वहां हम पैर को रख नहीं सकते, और ड्रिप है हमारी नाली में, तो ये जो नमी वाली जगह ये दबती, कॉम्पैक्ट होती है। इसमें क्या होता है कि पौधे की रूट अंदर जाएगी नहीं कड़क जगह में। आप महसूस करो, खेत के वहां पर पहुंच जाओ आप माइंड से, कि जब नमी वाली जगह में आप पुश कर रहे हो, बार बार पानी में वो मिट्टी दब रही है, तो वहां पर जड़ घुसेगी कैसे कड़क जमीन में? जा नहीं पाएगी अंदर, तो जा नहीं पाएगी, तो उसने जो 3 महीने 4 महीने में अपने डेवलपमेंट किया उसमें वो रुकता है, स्टक होता है। आप ऊपर देखोगे तो ऐसी जो परिस्थिति, वहां पर पत्ते पास पास में आना चालू होते हैं, जहां से फ्लावरिंग होना है उस जगह पर पत्ते रुकते हैं। और आपके यहाँ का जो प्लांटेशन का टाइम है जुलाई और अगस्त का, इसमें फ्लावरिंग आना है आपकी जनवरी और फरवरी में, और जनवरी में ही ठंडी है। तो 2 गड़बड़ी क्या हुई कि यहाँ पर हमने जमीन को कॉम्पैक्ट किया, रूट अंदर जा नहीं रही है, इसलिए पौधा भोजन उठा नहीं रहा है, और सामने ठंड का महीना आया है फ्लावरिंग देते समय। ये
डॉट डॉट को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब आपके खेत में ऊपर के पत्ते देखोगे तो पास पास में आएंगे, नीचे के पत्ते तो अच्छे दूर दूर आ रहे थे, और ऊपर देखोगे तो पत्ते पास पास में हो गए, मतलब पौधा रुक गया है। अब ये जो पत्ते पास पास में हुए, इसका जो फल आएगा वो भी पूरा नीचे तक खसक के नहीं आएगा, ऊपर अटक जाएगा। ये पौधा कह रहा है कि मुझे भोजन पानी नहीं मिल रहा है ढंग से। ये हम खेत में देखने की कोशिश करें तो इसके लिए मैंने क्या बताया, 10 फीट पे नाली, ड्रिप अंदर, और ये जमीन बराबर जमीन में आपकी ड्रिप नीचे उतर के जाने ही वाली नहीं है। पानी यहां पर दे रहे हो तो नमी यहां पर है, और इधर सूखा है, तो स्वाभाविक है कि जब खेत में अंदर बाहर जाने की बात आएगी तो हम किस जगह पर पैर रखेंगे, जहां सूखा है, हमारे पैर में मिट्टी ना लगे, कीचड़ ना लगे। तो ये जो नाली है ये हम किसानों के लिए चल फिर करने के लिए सूखी है, और ये जो बेड है यहाँ पर पहले दिन से जब हमने पौधा लगाया तो इसकी रूट की डिजाइन हो रही है, और बेड पर पहले दिन से पौधा लगाकर कभी छेड़छाड़ करना नहीं है। अगर पहले दिन से आप कचरा मल्चिंग करेंगे तो आपके उत्पादन में 25 से 30% की वृद्धि होना है। पौधा जिस दिन लगाया उसी दिन आपने केले के पत्ते डाल दिए या गन्ने के पत्ते डाल दिए या मक्का की कड़वी डाल दी वहां पर, तो क्या होगा, वहां खरपतवार आना नहीं है, और खरपतवार आएगा नहीं तो हमें कल्टीवेशन करना नहीं पड़ेगा। कल्टीवेशन हमें करना ही इसलिए कि खरपतवार आता है उसे निकाल दें हम। दूसरा, जिनके पास कल्टीवेशन का साधन नहीं है वो चारामार दवाई डालते हैं, तो चारामार दवाई डालने से हम सब मजदूरों के साथ रह नहीं सकते। एक तो चारामार दवाई कैंसर का कारण है, उसको लाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में हमारे पास मजदूर नहीं है, हम डाल रहे हैं। लेकिन उसमें कभी कभी होता है कि वो खरपतवार पे डालने के साथ साथ पौधों पर डल जाती है, फिर पता चलता है कि 30% पौधे छोटे रह गए, भांजा बन गए, और जो 70% थे वो मामा बन गए। ये मामा भांजे वाली टेक्निक है चारा मार के आने से, क्योंकि स्वाभाविक है पत्तों को थोड़ा भी लगा तो पौधा तो रुकेगा, वो मारने ही वाला है ना चारा मार, खरपतवार नाशक। तो आपने पहले दिन से कचरा मल्चिंग करी तो चारा मार की आवश्यकता नहीं, कल्टीवेशन की आवश्यकता नहीं। मजबूरी में कल्टीवेशन करना पड़े तो कल्टीवेशन करना कैसे है, जो पौधा हमने लगाया उसके जो पत्ते आ रहे हैं, हमने पौधा आज लगाया, हमें 60 दिन बाद कल्टीवेशन की आवश्यकता है, 60 दिन बाद उसका पत्ता जितना बड़ा है उसकी जो 12 बजे की छांव गिर रही है उसके बाहर कल्टीवेशन का टाइम और जगह। एक तो 60 दिन तक करो मत, पौधा लगाने के बाद पौधे के आसपास 60 दिन तक हाथ से निदाई कराकर वहीं पर कचरा मल्चिंग कर दो, जो है हम खेत के बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पर तन निकाल करके खेत के बाहर नाली में है। इसकी बजाय ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो पौधा खड़ा है तन निकाल करके, खरपतवार निकाल करके उस पौधे के आसपास ही डाल दो, कचरा मल्चिंग कर दो, तो अब उसके आसपास नया खरपतवार आएगा नहीं, क्योंकि वो बफारे से दबना चालू होगा। और ये कचरा मल्चिंग से उस कचरे के नीचे, वो आच्छादन हो गया, उसके नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होगी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, फंगस, बैक्टीरिया सब डेवलप होगा, तो वो जमीन रहेगी ढीली, तो वहां से जड़ को फैलने के लिए ढीली जगह मिलेगी, तो आपकी जड़ 2 गुना स्पीड से फैलेगी। और केले में महत्वपूर्ण है उसके नीचे के कंद का विकास। जितना मोटा कंद उतना बड़ा बंच, जितना मोटा कंद उतने ज्यादा पंजों की संख्या, जितना मोटा कंद उतने ज्यादा केलों की संख्या। तो कंद का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके पास एकदम तने पर हम ढीली जमीन रखें, कंद का विकास होगा ही ढीली जमीन में। तो जितना खरपतवार निकाल रहे हैं वो उसके कंद के आसपास मल्चिंग करना है, और जितनी बड़ी पौधे की साइज है उसके पत्ते की जहां छांव आ रही है उसके बाहर ही कल्टीवेशन करना है, उसके अंदर नहीं करना है अगर जरूरत लगे। मोटा मोटा तो जहां हमने प्लेटफॉर्म बनाया वहां करो मत, इस तरफ कितनी बार भी करो, क्योंकि इधर हम न तो ड्रिप रखे हैं, न खाद दे रहे हैं, न पानी दे रहे हैं, ना हमें इधर जड़ें चाहिए। इस तरफ जो बराबर प्लेटफॉर्म है यहां हम साल भर तक ड्रिप रखेंगे, ये बराबर है तो ड्रिप फिसल के नीचे आएगी नहीं, पौधे से लगती रहेगी, और यही हम रूट का विकास कर रहे हैं। मेरे कई सारे वीडियो हैं जिसमें केले की 18 फीट तक की जड़ हमने नापी है निकाल कर। कितने? 18। आपके खेत में जाकर देखो कितने फीट की रूट है। जितनी दूर कल्टीवेशन किया है वो तो आनी ही थी। तो
उसका हेल्दी विकास हो, बीमारियां न आए, इसके लिए रूट का डेवलपमेंट चाहिए। तो 70-30 फार्मिंग और लगाने का तरीका क्या हुआ, 10 फीट पे नाली और ड्रिप रखो अंदर, और पौधे से पौधा कम से कम 7 फीट, ये सराउंड ग्राफ बनेगा। अभी ड्रिप 5 पे क्यों, क्योंकि इसमें 2700 मीटर ड्रिप लगेगी और 1-1 फीट पे डिपर है तो 9000 डिपर आएंगे, तो पानी की बूंदे गिराने वाले ड्रिपर की संख्या ज्यादा। अभी आपने 6 फीट पर सिंगल ड्रिप रखी तो 2300 मीटर ड्रिप आएगी, तो जो ड्रिपर है उनकी बूंद गिरने की संख्या कम होगी। और अप्रैल और मई में लू चलती है और उसी समय आपके यहाँ फल खड़ा हुआ रहता है, पौधे में बंच रहता है जो वेट लेता है, और 6 फीट पर अगर सिंगल ड्रिप है और 6 फीट ग्राफ ऐसा है कि दोनों तरफ से गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों अंदर घुसती है, तो वहां के जमीन का इवो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पानी उड़ना ज्यादा होता है, उड़ना ज्यादा होता है, तो पौधा यहां से पिचकता है। ऐसा होता है आपके तो 6 फीट पर दोनों तरफ से 6 फीट, इधर से भी 6 फीट है, अंदर पूरी हवा घुसेगी तो बाहर निकलेगी, इधर भी 6 फीट है, अंदर हवा घुसेगी बाहर निकलेगी, तो इसमें पूरे खेत का इवो प्रेशर होता है। एक तो आपकी 6 फीट में ड्रिप आ गई कम 2300 मीटर, 6500 डिपर आएंगे, जो 5 फीट पे 9000 डिपर आ रहे थे पानी की बूंद गिराने के, 6 फीट में सिंगल ड्रिप में कम डिपर आएंगे। दूसरा नुकसान, गर्म हवा अंदर घुसेगी और उधर तक निकलेगी तो पौधे की चमड़ी को जलाते हुए जाएगी। केला, पपीता या नीम या अमरूद जैसा कड़क नहीं है, हड्डी नहीं है उसमें, उसके पत्तों को छीलोगे तो केला ही नहीं बचेगा, वो पत्ता गोभी जैसा गायब हो जाएगा। तो एक एक पत्ता छील लिया आपने केले को तो अंदर हड्डी नहीं है, और पत्ते को जब आधा फाड़ोगे तो जैसे कार गाड़ी के अंदर रेजिडेटर की लाइनें आती है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, केले में 90% रोल पानी का है उत्पादन देने में। तो जब गर्म हवा अंदर घुसती है और इस तने को टकरा करके आगे निकलती है तो ये पीला हरा होने लगता है। तना हमें चाहिए लाल काला कत्थई। जब गर्म हवा खेत के अंदर घुसती है तो ये पीला और हरा होने लगता है, और ये पीला हरा इसके पत्तों को ढीला कर देता है। पत्ते चिपके हुए हैं पूरे तने में, तना क्या है, पत्तों का चिपका हुआ है। तो जब गर्म हवा या जनवरी के पहले सप्ताह में ठंडी हवा रात को 3 बजे अंदर घुस रही है खेत में, तो ये जो पत्तों का चिपकाव है, ये पत्ते एक दूसरे से ढीले होते हैं। ये ढीले होते हैं तो पौधे का विकास पूरा हिल जाता है, और जब वेट आता है, इसमें वजन आता है, तो पौधा यहां से टूटकर पिचक जाता है जब वेट आता है। तो इसको टच कहां करना है हमें, ग्राफ पर, कि हमारे खेत में गर्म हवा ठंडी हवा अंदर न घुसे किसी भी तरफ से। तो 5 फीट जो है, जब आपकी सही से फार्मिंग हो रही है तो पौधा 1.5 मीटर से 2 मीटर का पत्ता देगा। 2 मीटर मतलब आपका 3.25 और 3.25, 6.5 फीट का पत्ता आता है। आखिरी के जो फ्लावरिंग आने के समय के जो 5-6 पत्ते होते हैं उनका साइज 1.5 से 2 मीटर आता है। तो लाइन से लाइन 5 है, तो इसका पत्ता इधर आया और ये झिकझिक आमने सामने नहीं है, ये ऐसे है। इसका पत्ता इधर आया, इसका पत्ता इधर आया, तो खेत के अंदर हवा घुसने की जगह नहीं है। अब दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये 7 फीट है, लेकिन बीच में एक पौधा आ गया है क्योंकि हमने जिगजैग लगाया है 7 फीट में। तो दूसरी तरफ से आपको जगह, हवा को क्या मिली, 3.5। इसका पत्ता इधर, इसका पत्ता इधर, तो इस तरफ 3.5 है और इस तरफ 5 है। तो खेत के अंदर गर्म हवा ठंडी हवा घुसने की जगह नहीं बचती है। हम जब 6x6 करते हैं तो दूर दूर पौधा होता है और खेत में गर्म हवा ठंडी हवा घुसती है। इसकी वजह से प्लांट टूट के गिरता है, बंच स्लिप होता है, क्योंकि टेम्परेचर ऑल इंडिया में बढ़ रहा है। मई में आप अगर 20 मई से 20 जून का टेम्परेचर पिछले साल का देखोगे तो शायद राजपीपला में 47 डिग्री था, 45 से 47 डिग्री गर्म हवा चलती है, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है दोपहर में 3 बजे। और केले को हमने छोड़ दिया है 6x6 पे, और गर्म हवा अंदर आ रही है, पूरे खेत को निपटा कर जा रही है। तो मेन चेंज ग्राफ, ताकि गिरपड़ ना हो, गर्म हवा ठंडी हवा अंदर ना घुसे, ड्रिप मैनेजमेंट सही हो। अब हमें अगर डबल ड्रिप पर ही जाना है, अगर डबल ड्रिप पर ही जाना है तो इसमें भी डल सकती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसमें डबल ड्रिप डल सकती है, लेकिन उसका डिस्चार्ज आपको कम रखना है। डबल ड्रिप में मैंने कई खेतों में देखा है कि पूरे खेत में
ढीलापन रखते हैं। अपन पिछले लास्ट टाइम खेत में गए थे, आपके खेत में थे और किसी में? हाँ, महेंद्र भाई के यहाँ गए थे। पूरा खेत भीगा हुआ है। पूरा खेत भीगने की वजह से वही भाप निकल रही है, ऊपर पत्तों पर चिपक रही है, तो जंग के धब्बे आ रहे हैं और सीगा टोका खेत में एंट्री हो रहा है। सीगा टोका बचाओ और हमें एक भी स्प्रे ना करना पड़े, जो आपने पूछा कि सीगा टोका के लिए या बंच केयर के लिए, तो ये जो 70-30 का फार्मूला है, ये जो जगह पास की नाली सूखी रहेगी और हमने बेड पर कितने ही घंटों ड्रिप चलाई, ऐसे फार्मूले में हम कभी रात भर भी ड्रिप को चालू छोड़ करके आएंगे तो ये जो बेड है ये 7 फीट चौड़ा है, पूरा पानी को सोख लेता है। आपका 24 घंटे भी ड्रिप चला तो आपको गर्मी में ऐसा नहीं लगेगा ज्यादा पानी हो गया, क्योंकि जब नाइट की शिफ्ट होती है तो हम वाल बदलने या स्विच बंद करने जा नहीं पाते हैं। वो अब जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इसलिए 70-30 चाहिए कि अंदर ड्रिप है और बाहर सूखा है। तो ये जो सूखा है, जब सीगा टोका का दौर आएगा आपका जुलाई अगस्त का, जब हवा में नमी भी रहती है, बारिश भी होती है, तो ये जो ड्राई जमीन है ये पानी को सोखती रहती है। और सराउंड ग्राफ आपका 35 स्क्वायर फीट का है। ये जो 7 फीट की डिस्टेंस है, तो अंदर बाहर होने के लिए आप जब पत्तों को देखोगे तो कुछ गैप मिलती है, सूर्य प्रकाश भी अंदर आता है, तो हुप नहीं बनता है। जैसे एक पॉलिथीन मैंने मेरे हाथ में पहना ली और यहाँ पर एक रबर बैंड बांध लिया तो अंदर हुप बनेगी ना, ऐसे खेत में हुप बनती है। जब पूरा कॉम्पैक्ट ग्राफ होता है कि जो पानी दिया वो उड़ के बाहर नहीं जा रहा है, तो वहां पर हुप बन रही है। अभी वो हुप ही सीगा टोका क्रिएट करती है। सीगा टोका इन द सेंस एयरबोर्न फंगस, हवा में फंगस है। हमने चौथे दिन नेटियो का स्प्रे किया या किसी भी चीज का स्प्रे किया, लेकिन पास में कोई स्प्रे नहीं कर रहा है पड़ोस के खेत में, तो उसके खेत की सीगा टोका हवा में फैलकर अपने खेत में आने ही वाली है, क्योंकि वो हवा से स्प्रेड होती है। इसीलिए सीगा टोका आने के बाद आप कितने भी स्प्रे कर लो, जिस दिन स्प्रे किया उसके 3 से 7 दिन तक असर थोड़ा दिखता रहता है, वापस अगला पत्ता डैमेज होता है। तो मूल टचअप क्या करना है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7। अब इसमें हम लाम पे अगर बात करें कि लाम इसमें प्रीमियम कैसे आएगा और लाम की भी क्वालिटी अच्छी कैसे बनेगी, हम एक ही बार पौधा लगाकर अनेक साल तक कटिंग कैसे लें। तो जब ये लाइन से लाइन 5 है और पौधे से पौधा 7 है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 7 फीट है, तो इसका साइड में बेबी हम जब रखेंगे तो पहले पौधे में ऑलरेडी अगर 36 से 40 इंच का तना है तो 1 से 1.5 फीट इधर कवर किया, 1 से 1.5 फीट इधर कवर किया, मतलब उसके तने ने 2 फीट जगह रोक ली एक पौधे ने। आपने अगर 5-5 फीट पे लगाया है तो ये पौधे ने 1.5 से 2 फीट रोक ली, इसने 1.5 से 2 फीट रोक ली, तो बीच में जगह कम बचती ना, लाम रखोगे कहां पर। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी 7। तो आप इसमें नया बेबी लोगे तो 1 से 1.5 फीट ये जगह रोकेगा, आधे से पौना फीट ये जगह रोकेगा, तो ये जो 2 फीट जगह रुक रही है और इस पौधे की 1.5 से 2 फीट रुक रही है, तो बीच सेंटर से नापेंगे तो 1 फीट इधर 1 फीट इधर, फिर भी आपका 5 फीट जगह बचेगा। तो आप रिपीट जा सकते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। इसलिए 7 फीट चाहिए। सीगा टोका न खेत में आए इसलिए 7 फीट चाहिए। 5 फीट पे ड्रिप इसलिए चाहिए, कचरा मल्चिंग तरफ ड्रिप इसलिए चाहिए कि आपकी रूट एक बार जो बनी वो बढ़ती रहे। लाम का मेन कारण एक और है, अच्छे से नहीं आना या उसका रेट कम देना। जब हम खेत में चल फिर करते हैं, जमीन टाइट होती है, तो लाम की जड़ों को विकास के लिए ढीली जगह नहीं मिलती। 70-30 में ये जो प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे और ये जो नाली रहेगी, तो नाली में चल फिर करेंगे और इसमें कभी पैर नहीं रखेंगे या कम से कम रखेंगे, तो लाम के लिए ये जमीन ढीली मिलेगी। दूसरा, जब मेन कटेगा तो इसके सूखे पत्ते उतरेंगे, ये सूखे पत्ते पूरे इसमें कचरा मल्चिंग का काम करेंगे। ये जो 7 फीट का प्लेटफॉर्म है, नाली में कुछ डालना नहीं, मतलब जहां ड्रिप है उसके नीचे सूखा कचरा, फिर नाली खाली, फिर ड्रिप के नीचे सूखा कचरा। तो इसमें आप एक बार लगा करके 10 साल तक भी 15 साल तक भी केले को लेकर के जा सकते हो। ऐसे मेरे पास कई सारे प्लॉट हैं, आपको देखना होगा। आपके यहाँ शुरुआत हो रही है, सुरेश भाई भी कुछ कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा थंब रूल है कि हम किस दिशा में आगे बढ़े, बीमारियां कम आए, एक बार लगाकर जड़ों को न काटें और ग्राफ का सही मैनेजमेंट क्या करें। इसमें
एक अपडेट और लिया जा सकता है, आपको अगर निरंतर कंटिन्यू एक ही बार केला लगा करके आगे बढ़ना है तो 5x9 पर जाना पड़ेगा। 1 एकड़ में 900 से 1000 ही पौधे लगाना पड़ेंगे। ये कई सारे हमने ट्रायल दिए हैं भारत को और अभी बहुत सारे किसान इस पे आ रहे हैं। 5x9 जैसे मैंने 5x7 बताया, इसकी वजह 5x9। तो 5x9 में क्या चेंज होगा, जैसे पौधा हमने लगाया 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने हुए। 15 जनवरी को नया बेबी रखेंगे। फल आने से पहले 5x9 में ऑलरेडी आपके 968 पौधे आते हैं और हर 6 महीने में नया बेबी रखते हैं। और 5x9 पर आप अगर गए तो पहली कटिंग 10 महीने में आएगी और दूसरी हर कटिंग 6 से 8 महीने में आएगी। हर कटिंग 6 महीने में, क्योंकि 5x9 पे आप हर 6 महीने में नया बेबी लोगे, फिक्स है उसका, हर 6 महीने में नया बेबी रखना है। पहला पौधा हमने जब लगाया तो 7वें महीने में फ्लावरिंग देना है इसको, और फ्लावरिंग आने के पहले हमने 6 महीने में बेबी रखा। तो 6 महीने में आपका जो पहला प्लांटेशन था 968 और 6 महीने के बाद आपके खेत में पौधे की संख्या हुई 1936, डबल हो गए। समझ में आ रहा है? भाषा से लिखिए। पहले हमने प्लांटेशन करते समय ऐसा लगेगा कि बहुत दूर दूर पौधा है और कम पौधे लग रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आपके खेत में 1936 पौधे। अब आपको 2 पौधों का फर्टिगेशन और शेड्यूल चलाना है। फ्लावरिंग आएगी 7 से 7.5 महीने में, उस समय आपके बच्चे की हाइट रहेगी 1.5 से 2 महीने की। जिस दिन माल कटिंग पर आएगा, अभी गिरपड़ कैसे रुके वो मैं बतला रहा हूं। जुलाई अगस्त में प्लांटेशन किया, माल कटिंग में आएगा मई जून में, यही टाइम पे आएगा ना जुलाई अगस्त का माल कटिंग। मई जून में सबसे ज्यादा गर्मी, हवा, और जो मेन पौधा है उसने केले के फल को भरने के लिए पूरे केले से पत्तों को निचोड़ करके फल में न्यूट्रिशन दिया, तो केले के पत्ते की संख्या कम। मई और जून में केले के पत्ते चाहिए आपके खेत में, तो पूरा खेत खाली खाली दिखता है? पत्ते की संख्या कम हो जाती, 3 पत्ते 4 पत्ते ही रहते हैं मई जून में। तो गर्म हवाओं का दौर चलता है, खेत में पत्तों की संख्या कम है, हरे पत्तों की संख्या कम है, तो माल कटने से पहले टूट कर गिरता है। फिर हमारी मजबूरी रहती है कि कच्चा माल ही काट कर भेजें। जो लास्ट के 10 से 12 दिन है उसमें 4 से 5 किलो का वजन बढ़ता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि खेत में पत्ते नहीं है, हवा गर्म चल रही है, तो पतला माल ही काट के बेचना है। उसके लिए अगर आपने ग्राफ बड़ा रखा और 6 महीने में बेबी रख लिया, तो अभी समझने की बात है कि 7वें महीने में फल आएगा, उस समय आपके बच्चे की हाइट रहेगी 1.5 से 2 माह की, और जब फल आया उसके 90 दिन के बाद माल कटेगा। 3 महीने लगते हैं फल आने के बाद माल कटने को, तो 90 दिन के बाद माल कटेगा। तो ये जो 2 महीने का पौधा था ये हो गया 5 महीने का, बेबी 5 महीने का हो गया। ये यंग है, इसके पत्ते हरे हैं और इसकी हाइट आपके मेन पौधे के बराबर हो गई है। जब माल कटना है उस महीने में आपके खेत में हरे पत्ते होना चाहिए, तो पौधे में कलर, क्वालिटी, शाइनिंग रहेगी। भैया ने बोला यहाँ पर माल तो होना चाहिए, डिमांड तो बहुत है। तो माल हमारे केले में कलर, शाइनिंग सब होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। तो वो कब होगा? जिस दिन माल कट रहा है उस दिन खेत में हरे पत्तों की संख्या है। अभी द्वंद्व इतना गड़बड़ है किसान को समझने के लिए कि जिस पौधे में फल रहता है, जिस पौधे में फल रहता है वो फल पौधे से न्यूट्रिशन खींचता रहता है, और जब फल आता है उसके बाद नया पत्ता एक भी नहीं आता है। अभी द्वंद्व समझना, नया पत्ता आएगा नहीं, ये फल न्यूट्रिशन खींच रहा है, तो पुराने पत्ते की संख्या कम होती जाती है। फल आया उस दिन 11 पत्ते थे, 2 महीने बाद 2 पत्ते चले गए, 2 महीने बाद 2 पत्ते चले गए, आखिरी में जब माल कटिंग आया तीसरे महीने फिर 2 पत्ते चले गए, तो आपके पौधे में पत्तों की संख्या बची 4 से 5। और जो बड़ा व्यापारी है, रेट देने वाला व्यापारी, वो खेत में जाकर देखता है कि छांव कितनी है उस फल में कलर क्वालिटी कितनी है कि धूप खा रहा है, तो वहां से रेट कम, गिर पड़ जाता। इसलिए आपने जो 6 महीने में बेबी रखा, ये पौधा और ये पौधे की हाइट बराबर हो गई,
अब इसके हरे पत्ते हैं। खेत में जब मई में गर्म हवा घुसेगी तो आपके पास 1000 पौधे ऐसे हैं जिसमें हरे पत्तों की संख्या है और उनका साइज बड़ा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये उस गर्म हवा को सॉफ्ट करेगा। जैसे पुराने लोग दरवाजों में, अभी भी खिड़कियों में एक वो खस की टट्टी बांधते थे, उसमें पानी की ड्रिप लगा देते थे ताकि गर्म हवा अंदर आए तो ठंडी होकर। वही कॉन्सेप्ट कूलर के अंदर आया कि खस का चारा, उसके अंदर बूंद बूंद पानी और सामने से एग्जॉस्ट हवा खींचेगा तो ठंडी हवा जाएगी। ऐसे ही खेत में हरे पत्तों की संख्या रहेगी तो आपके केले में कलर, क्वालिटी, शाइनिंग सब बरकरार रहेगा, पौधा टूट के नहीं गिरेगा। अब जिस दिन माल कटेगा उस दिन आपके बेबी की हाइट है 5 महीने की, ठीक है? इसका माल कटा तो ये जो बेबी है ये अगले 2.5 से 3 महीने में फ्लावरिंग देगा। अभी 1 अप्रैल को माल कटा और आपके बच्चे की हाइट है 5 महीने की, 4.5 महीने की, तो मई, अप्रैल पूरा, मई और जून, तो जुलाई में ये फ्लावरिंग देगा। अभी इसका माल कब कटेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपके बच्चे का माल कटेगा। इस प्रैक्टिस पर मैं ऑल इंडिया में काम कर रहा हूं। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 और एक बार पौधा लगा करके आपको कितने साल चलाना है मुझे बताओ। मिनिमम मैं गारंटी पंचवर्षीय योजना की लेता हूं। जो रेवा प्लस लेते हैं वो हमने 4 साइकिल का पौधा बनाया लैब में, तो कम साइकिल लैब में है तो आपके खेत में ज्यादा साइकिल आ सकती है। कंद लगाने वाले हैं आपके यहाँ पे? जलगांव भुसावल में मैक्सिमम कंद लगता है, टिश्यू कम लगता है। जलगांव जामोद है एक एरिया बुरहानपुर के आगे, वहां केवल कंद लगता है। तो 2 साल के पहले जो डिमांड थी वो जैन की गठान की डिमांड थी कि जैन का कंद अच्छा आता है। वो अच्छी बात भी है, उसमें कोई गलती नहीं। जब से रेवा प्लस हमने लॉन्च किया है तो किसानों में डिमांड केवल रेवा प्लस की। आपको अदर कंद 3 रुपए में मिल रहा है तो रेवा प्लस की गठन आपको 3.5 में मिलेगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस वो ज्यादा ही मिलेगा। लैब में कम साइकिल लिया तो खेत में ज्यादा साइकिल लेंगे। इसी सिद्धांत को मैं आगे लेकर जा रहा हूं कि आप एक बार जब 5x9 पर प्लांटेशन करते हैं तो 10 महीने में पहली कटिंग और अगली कटिंग हर 6 महीने से 7 महीने में। 7 से 8 महीना क्यों? ठंड वाला पीरियड जब आएगा तो वो कटिंग 1 महीना खसक जाएगी। इसको हम एक और चीज टच कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट से। आपकी गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी हमने लेटर फाइल किया है और कार्बन क्रेडिट इसमें लेकर के आ रहे हैं 5x9 पर जो जाएगा उन किसानों के लिए कि पौधा प्लांटेशन करने से पहले उनकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, उनके खेत का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा जो सजीवन फाउंडेशन निःशुल्क करता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या 40 से 45 हजार का खर्चा लगता है, 3 साल की प्रोसेस है। हर साल हर 6 महीने में एक टीम आएगी, आपके खेत में विजिट करेगी कि आप किस तरह से खेती कर रहे हैं। तो एक आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा, दूसरा आप कार्बन क्रेडिट में फाइल अप कर सकते हो। भारत की आज जरूरत क्या है पता है? टेम्परेचर कम कैसे हो पृथ्वी का, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़े, और तीसरी मूलभूत आवश्यकता कि जो बारिश हो रही है वो उसी जमीन में अंदर कैसे जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ना कि बह करके दरिया में जाए। ये तीनों चीज पर बी किसान स्मार्ट फार्मिंग जो एपीसी है वो काम कर रहा है। तो जो 5x9 वाला कॉन्सेप्ट है उसमें आप कार्बन क्रेडिट में भी फिट हो सकते हो। तो कार्बन क्रेडिट जिस दिन आपके गांव में क्षेत्र में मिलना चालू हुआ उसका बेनिफिट मैं बतलाता हूं। एक भी केला कटकर नहीं बिका, खेत पे ही पक गया और टूट के गिर गया तो भी कार्बन क्रेडिट का 50,000 रुपए एकड़ का पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है? खेती फल काट कर बेचेंगे जब पैसा आएगा वो नहीं। आपने खेती ऐसे करी कि खेत में कोई कल्टीवेशन नहीं किया, क्योंकि जिस खेत में कल्टीवेशन नहीं होगा उस खेत में खरपतवार आएंगे, उसको काट करके हम वहीं बिछा देंगे तो जो नीचे की जड़ें हैं वो सूखेगी। कॉन्सेप्ट समझना। जैसे गाजर घास क्या बोलते हैं आप, कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास 1.5 से 2 फीट ऊपर गया तो उसकी जड़ भी तो कुछ नीचे जाएगी ना। अभी उस कांग्रेस ग्रास को हमने कल्टीवेशन से नहीं खत्म किया, उसको 1-1.5 फीट को काटा और काटने के बाद वहीं बिछा दिया तो उसकी जो रूट है नीचे, वो रूट नीचे सूखना चालू होगी।
अब जो मोटी रूट थी नमी वाली, वो जब सूखना चालू हुई तो वहां क्या हुआ, होल और पोर बने, हवा अंदर बाहर जाने की जगह बनी। वहां पर उस जड़ को, सूखी हुई जड़ को खाने के लिए केचुए आए, दीमक आई, गोबरेला कीड़ा आया, फंगस आया। सफाई कर्मचारी है प्रकृति में। हमें ऐसा लगता है कि मैं कल्टीवेशन करूंगा तो ही खेत साफ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में सफाई कर्मचारी है। सूखा आच्छादन बायोमास जो है उसको खाने के लिए उस पर निर्भर जो रहते हैं वो आकर उसको खाते हैं। तो जब वो रूट नीचे है जमीन में 1 फीट में, उसको खाने के लिए जो बैक्टीरिया, फंगाई, दीमक आए हैं, केचुए आए हैं, तो वो जमीन को ढीली रखते हैं। और इस सिद्धांत पर जब बारिश होती है तो पानी पूरा अंदर जाता है, खेत से बाहर बहकर नहीं जाता है। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नेचुरल। ये सिद्धांत पर आपने काम किया तो आप कार्बन क्रेडिट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। हम अगर ब्रह्म राक्षस लेकर खेत में जाएंगे और कल्टीवेशन करेंगे तो उससे ऊपर की केवल 6 इंच का कल्टीवेशन हुआ और वो जमीन हुई ढीली, पाउडर हुई तो पाउडर में बारिश हुई तो बहकर पानी बाहर। इसमें आप कार्बन क्रेडिट पे अप्लाई करने के लिए कोई एलिजिबल नहीं हो। एक चीज। दूसरा, जब इतना बड़ा ट्रैक्टर, 5 टन का ट्रैक्टर हम खेत के अंदर लेकर जा रहे हैं तो मिट्टी कॉम्पैक्ट होती है, ऐसे दबती है, तो मिट्टी के पार्टिकल चिपकते हैं तो इन जितने पार्टिकल चिपकन होती है, इन चिपकन में फास्फोरस, जिंक, बोरान कॉम्पैक्ट होकर के बॉन्ड हो जाता है। यही बॉन्डिंग हमारे पीएच को बढ़ाती है। पीएच समझते हैं? क्षार को बढ़ाती है, कड़कपन को बढ़ाती है। जैसे उदाहरण में अगर दूं तो अंकल जब खेती करते होंगे तो बैल से छोटा हल निकलता था और उसमें भी जमीन ढीली रहती थी। उसके बाद में सबसे शुरुआत में 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आए एचएमटी के, जिनका 1.5 टन 2 टन का ही वजन था। फिर बाद में 35, फिर 45, अभी 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर और 4 व्हील ड्राइव है। गहरी जुताई करना है क्योंकि जमीन फूटती नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो हम किस दिशा में जा रहे हैं? जमीन कड़क, हार्ड। और पिछले साल हमने 1 बोरी डीएपी में पकाया, इस साल हमें 1.25 बोरी डीएपी में पकेगा, अगले साल 1.5 बोरी डीएपी में पकेगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो रही है जमीन और हम ही कर रहे हैं। कार्बन, बैक्टीरिया, ये खेत में कैसे कंटिन्यू रखें, तो उसका इलाज है जीरो टिलिंग पर जाना पड़ेगा। लेटेस्ट जो डेटा है, शायद मेरी बातें इतनी होगी कि कुछ बाउंसर भी जारी होंगी जो आपके गांव को रिलेट अभी नहीं करेगी, लेकिन अगले 2 साल में ये सबकी मजबूरी बन जाएगी, हमें इसी पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि यूएस में, अमेरिका में कुछ नियम लागू हो गए हैं कुछ क्षेत्र में कि किसी किसान ने कल्टीवेटर करके खेती करी तो उसको जेल है। अभी लेटेस्ट नियम ये आ चुका है, आप जो भी खेती कर रहे हो उसको ऊपर से काटना है, उसकी जड़ को उखाड़ना नहीं है, ऊपर से काटना है और वहीं आच्छादन करके खेती करना है। ये अमेरिका में नियम आ चुका है कुछ पॉकेट में, समझ रहे हैं? और जो अमेरिका करता है वो रिप्लिकेट ऑल वर्ल्ड में होता है। मैं बताऊंगा शायद वो रिप्लिकेट कम होगा। तो हकीकत ये है कि पृथ्वी के अंदर का पानी कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरोना न फलाना न ढिमकान सब आ रहा है। आगे और भी आएगा। अभी आया है वायरस, आगे आएगा फंगस, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां के बैक्टीरिया सब दूर स्प्रेड हो रहे हैं। पृथ्वी में जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान थे वो पिघल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने से। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो 10 जून को बादल आते थे, क्लाइमेट ठंडा होता था और 15 से 20 जून को बारिश आ जाती थी। अभी 5 जुलाई के पहले बारिश ही नहीं है कहीं पर। मई जो है जून में कन्वर्ट हो गया है, 1 महीना लेट हो गया। ठंडी का जो मौसम था आपके यहाँ पता नहीं कैसा, मैंने जो बड़वानी में ऑब्जर्व किया है, नवरात्रे में और दिवाली में रात में हमें स्वेटर पहनना पड़ता था। आज जनवरी के पहले सप्ताह में अगर हम रात में बाइक चलाते हैं तो स्वेटर पहनते हैं, वरना हमें स्वेटर की बड़वानी में आवश्यकता नहीं। शायद आपके यहाँ भी यही हालत होगी। जनवरी का पहला सप्ताह, दिसंबर ठंड है नहीं, नवंबर ठंड है नहीं, समझ रहे हैं? तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसी के लिए बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और ये कोविड और वायरल फंगल जो है ये इसी की देन है। तो आप लोग अगर चाहो
तो वापस मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूं, मैं भटक जाता हूं बार बार। आप लोग अगर चाहें तो 5x9 पर जा सकते हैं, जिसमें एक बार पौधा लगाकर आप मुझे बताओ आपको कितने साल चलाना है, समझ रहे हैं? और एक बार लगाकर हर 6 महीने में कटिंग आती है। मेरे पास कई सारे प्लॉट है, आप विजिट कर सकते हो बड़वानी की, आप गुजरात में विजिट कर सकते हो, महुआ, भावनगर, वहां पर कई सारे प्लाट है। आप आणंद में विजिट कर सकते हो, नापा में, वहां पर मेरे कई सारे प्लाट है। बोरिया, नापा और आपके ओड़ में कई सारे प्लाट है। राजपीपला में राजपारा में अजीत एग्रो करके है, उन्होंने कई प्लॉट्स दे रखे हैं। वो इस डिजाइन पर कुछ किसान कर रहे हैं, पिछले साल किया था। श्रेयस भाई आपके गांव में है, इन्होंने कुछ एक्टिविटीज करी है। तो मार्केट के हिसाब से चलना हो तो 5x7 पे लगाओ सिंगल ड्रिप, और संपूर्ण मेरे हिसाब से चलना हो तो 5x9 पर लगाओ, एक ही बार पौधा लगाओ और 10-20 साल केला काटो। रटून सबसे प्रीमियम आएगी। मैंने अभी 4 दिन पहले का एक वीडियो डाला है किसान पाठशाला पर आणंद नापा का, जिसमें फर्स्ट आया था 28-30 किलो का, और रटून अभी है 45 से 40 किलो का, 50 किलो का। आणंद नापा में अभी कटिंग चालू है रटून की, पिलबाग की। 2109 में, हाँ 2108 हाँ, आपने देख लिया है 2108 और 2109 में सारसा 7-8-9 तीनों में 7-8-9 तीनों में। तो आपके यहाँ गुजरात में कई सारी एक्टिविटीज हो रही है। डिसीजन आपको लेना है किस रास्ते पे बढ़ना है। व्यापारी को चाहिए क्या? कलर, क्वालिटी और लंबी चाल का केला, इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या कि कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें और अगले साल खर्चा ना हो। पौधे बेचने वाले की एक ही जरूरत है, अगर मैं रेवा फ्लोरा का प्रतिनिधि हूं, रेवा मेरी है, लेकिन मैं उस तरीके से बात करूंगा तो मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा कि आपको 5x5 पे केला लगाना है 1750 पौधे आएंगे, और जड़ी लेना नहीं है, वो अच्छी रेट में बिकती नहीं है, अगले साल फिर मेरा अच्छा पौधा आपको खरीदना है। ये सिद्धांत है पौधे बेचने का। आप इस सिद्धांत पे भी जा सकते हो, क्योंकि रेवा फ्लोरा का इंडिया में सबसे बेस्ट पौधा है। उसका रीजन है, रेवा फ्लोरा हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी है जो कम साइकिल का पौधा बनाती है। आप अगर YouTube पर जाएंगे, किसान पाठशाला चैनल, आपको लिखना है 90 किसान पाठशाला, तो एक वीडियो आएगा 28 मिनट का। हमारी लैब जो है, हम पौधा कैसे बनाते हैं वो उसमें पूरा दे रखा है। टिश्यू कल्चर किसी ने विजिट किया है लैब? तो बोतल में पौधा तैयार करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कॉन्सेप्ट आता है कि बोतल में एक क्लम का हिस्सा, एक पौधे का हिस्सा रखा, वो 28 दिन में मल्टी करेगा। उस बोतल में सुक्रोज आता है 90%, 5% अगार जेल आता है, 5% न्यूट्रिशन आते हैं, इसको बोलते हैं MS मीडिया। तो बोतल में 1 इंच बाय 1 इंच केले की गठान का एक हिस्सा रखते हैं, वो 28 दिन में मल्टी होता है। फिर उसको 28 दिन बाद कट करते हैं, जो ट्रिलिंग है उसको कट करते हैं, और एक बोतल की 3 बोतल बनती है। फिर वो 3 बोतल 28 दिन में मल्टी होती है, फिर उसको कट करते हैं, 3 बोतल की 9 बोतल बनती है, इसको बोलते हैं साइकिल। भारत सरकार ने सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों को, जो DBT अप्रूव्ड है, सबको रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि एक बार आपने क्लम्प लिया, उसकी 8 साइकिल लेना है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। क्योंकि जितनी ज्यादा साइकिल लेंगे उतना पौधा रोग प्रतिकारक क्षमता कम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी कम होती है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा बारिश में वो बीमार जल्दी होगा, उसमें रोग ज्यादा आएंगे और डैमेज जल्दी होगा, और वेरिएशन ज्यादा आएंगे जितनी ज्यादा साइकिल लेंगे। जितनी कम साइकिल लेंगे उतना पौधा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये गवर्नमेंट के डेटा है। तो 8 साइकिल पे सबको रोका है। एक क्लम्प जब हम बोतल में रखते हैं तो 8 साइकिल में 1200 पौधे तैयार होते हैं, 1200 के ऊपर नीचे। उसी को 7 साइकिल पे लाए तो 600 पौधे होंगे, उसको 6 साइकिल पे लाए तो 300 पौधे तैयार होंगे। तो रेवा G9 का जो पौधा है, वो एक बार जब हम बोतल में रखते हैं तो 6 साइकिल बनाकर बाहर करते हैं, तो एक पौधा जब रखते हैं उसके 300 पौधे बनाकर बाहर करते हैं। ये रेवा G9 की स्ट्रेंथ है। ऑल इंडिया में एकमात्र पहले दिन से 2016 से हम 6 साइकिल के 300 पौधे बनाकर बाहर कर रहे हैं। उसी के साथ एक बार हमारे साथ क्या हुआ था कि
2016 और 17 फर्स्ट में हमारी लैब में एक छोटे कोने में फायर हुआ था, आग लगी थी। तो हमने सारी बोतलें बाहर कर ली थी, 3 साइकिल और 4 साइकिल की पौधे की बोतलें बाहर हो गई थी। वो पौधा जब हमने फील्ड में दिया तो उसका एक रिकॉर्ड है आपके यहाँ भरूच का, भरूच अंकलेश्वर सुकल तीर्थ के पास एक मंगलेश्वर, वहां के किसान हैं, उनको हमने वो 3 साइकिल का पौधा दिया था। तो वहां पर 68 किलो 150 ग्राम का वेटेज आया था। अगस्त का प्लांटेशन था, 10 से 12 अगस्त का, जिग्नेश पटेल, उसका वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। 68 किलो 150 ग्राम। हमें ये जब डेटा मिला तो हमने उसके पीछे बैक में गए कि ये ऐसा क्यों हुआ, इतना अच्छा क्यों आया। तो ये पता चला कि वो 3 साइकिल का पौधा लगा हुआ था। 3 साइकिल मतलब आपने 6 साइकिल में 300 पौधे तैयार किए, 5 साइकिल में 150 पौधे तैयार हुए, 4 साइकिल में 80 से 100 पौधे तैयार होते हैं, और 3 साइकिल में 25 से 85 पौधे तैयार होते हैं। तो जितना कम मल्टी हुआ उतना रिजल्ट खेत में बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर हमने फाइनलाइज किया कि रेवा प्लस के नाम से हमने जीने निकाला 4 साइकिल का पौधा। वर्ल्ड में एकमात्र रेवा प्लस ऐसा है जो 4 साइकिल का पौधा दे रहा है। और उसको हमने किसानों के बीच में बात करना चालू करी कि आप एक ही बार पौधा लगाओ, आपको कितनी कटिंग लेना है उतनी कटिंग की हम आपको गाइडलाइन देंगे, आपको बार बार हर साल पौधा खरीदना नहीं है। ये हम क्यों बोल पा रहे हैं कि रेवा जो कंपनी है इसमें किसानों का शेयर है, किसानों की कंपनी जिसमें मैं खुद भी एक डायरेक्टर हूं। तो हम किसानों को क्या चाहिए वो हम रेवा में बनाते हैं। एक कंपनी वाले को क्या बना के बेचना है वो हम रेवा में नहीं करते। हम 2016 से पौधे बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन आपके गांव में राजपिपला में पहली बार मेरी मीटिंग हो रही है 2021 में है। वो भी भैया ऑलरेडी पौधे लगा रखे हैं, इस क्षेत्र में आ रखे हैं। तो इनका वैसा कहना है कि आपकी किसान पाठशाला यहाँ तक पहुंचाइए। हमें पौधे बेचने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है कहीं पर, पौधे अपने आप बिक रहे हैं, क्योंकि फार्मर को चाहिए क्या उस पर हम काम कर रहे हैं। रेवा प्लस की हम गारंटी आपको देते हैं, राइटिंग चाहिए तो राइटिंग देंगे कि आप 100% हमें फॉलो करेंगे। तो आप बताइए आपको एक बार पौधा लगाकर कितने साल तक चलाना है, और उसको हम डोमेस्टिक में भी अच्छे से बेचेंगे और एक्सपोर्ट में भी अच्छे से लेके जाएंगे। कंडीशन है कि वो लाइनें फॉलो करना पड़ेगी कि रूट डेवलपमेंट हो, कचरा मल्चिंग हो, 70-30 खेती हो। इसमें पैसा ज्यादा लगेगा ऐसा नहीं, तरीका और टाइमिंग क्या होना चाहिए वो हम आपको गाइड करेंगे। तो डिसीजन आप लोगों के हैं। मैंने चीज बतलाई, खेत को ऐसे डिजाइन करना है कि पहले ढीली हो जगह, फिर ड्रिप लगे तो जड़ बढ़ती रहे पहले दिन से आखिरी दिन तक, कटपिट ना हो। क्लाइमेट कंट्रोल और वाटर मैनेजमेंट पर काम करना है। क्लाइमेट कंट्रोल की एक चीज और आएगी कि जो आपका खेत है, पौधा लगाते समय खेत की बाउंड्री पर गन्ना घास लगनी चाहिए। गन्ना घास क्या बोलते हैं आपके? गजरा घास, हाथी घास। जिस दिन पौधा लगाया उसी दिन खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर गजरा घास चाहिए, ताकि गर्म हवा और ठंडी हवा अंदर ना घुसे और ना बाहर निकले। एरंडा टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टाइम का है, क्योंकि हम साल भर तक ये चाहिए हमें। आपने जुलाई में पौधा लगाया तो मई में एरंडा हरा होना चाहिए, वो होगा नहीं। और गन्ना घास साल भर तक हरी रहेगी। गन्ना घास इसीलिए चाहिए कि वो 2-3 साल 4 साल तक हरी ही रहती है, इसलिए पहले दिन से गन्ना घास। 70-30 खेती, 5/7 अच्छा फार्मूला है। आपको 1 बार 2 बार ही कटिंग लेना है, तो आपको पंचवर्षीय योजना में जाना है तो 5/9 और रेवा प्लस लेना है। तो वो एक बार नहीं अनेक बार आपके खेत में आएगा, और एक बार लगाकर हम हर 6 महीने में कटिंग लेंगे। 6 महीने में कोई कटिंग ले रहा है यहाँ पे? हिंदुस्तान में नहीं ले रहे। ये सटीक फार्मूला है, सक्सेस फार्मूला है। हम 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं। आप अगर YouTube पर डालेंगे 1227 किसान पाठशाला, तो मेरी एक फार्म का वीडियो आएगा जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, उसके पास में हमारा 100 एकड़ का एक फार्म है। अभी ये 4था साल चल रहा है और 7वीं कटिंग में ले रहा हूं वहां पर। 4थे साल में 7वीं कटिंग, और 70 इससे ही फॉलो है, एक ही खेत से हो रहा है और अच्छे साइज में बिक रहा है, कलर क्वालिटी सब आ रहा है।
आपके यहाँ डबोई के पास चनवाड़ा, वहां पर देसाई ग्रुप ने 2011 में प्लांटेशन किया था। कंपनी की बात बता रहा हूं। हम किसान क्या कर रहे हैं, एक बार केला लगाना है, अगले साल निकाल कर दूसरी फसल लगाना है, क्योंकि एग्रोनॉमिस्टों ने बोल के रखा है कि जमीन का सुधार होना चाहिए। ऐसा ही करते हैं। और कंपनियां क्या करती है, आपके गुजरात की बात कर रहा हूं, देसाई ग्रुप चनवाड़ा में 2011 में 125 एकड़ में केला लगाया और अभी 2020 तक चलाया, 10 साल चलाया। एक ही खेत में केले में केला चल रहा है, पूरा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक किया। अभी वहां पर हमारे मित्र हैं सूरत के लक्ष्मण भाई अहिर, उन्होंने उस प्लाट को टेक ओवर किया और वहां पर 1,85,000 पौधे लगाए अभी, और अब उसको वापस 10 साल तक चलाएंगे। एक तो 10 साल तक चलाया, उसको अभी वापस कंप्लीट किया और उसी खेत में वापस केला लगा दिया। तो किसी भी कंपनी को क्रॉप रोटेट नहीं करना है, एक ही बार पौधा लगा के अनेक साल तक खेती लेना है, और उसका लाभ कोई सस्ते में बिकता नहीं है, अच्छे रेट में बिकता है और क्वालिटी बनाते हैं। और किसान के यहाँ क्रॉप रोटेशन करना है, लाभ का रेट कम रहेगा, क्योंकि किसान तक गाइडलाइन कैसी पहुंची, यह हकीकत है। चंदवाड़ा का प्लॉट है ना साहब, वो मैनेजमेंट के हिसाब से अभी चल रहा है। 10 साल देसाई वाला ने चलाया, अभी टेक ओवर किया दूसरी कंपनी ने, विंटेक्स वाला ने। जो रिपीट कर रहा है वो पहले जो 10 साल में रिपीट हुआ वही कर रहा है, और कोई इसमें सुधार नहीं। मेरा कहने का यही मतलब है कि हम किसानों तक क्या नॉलेज आया है, वो नॉलेज आया है कि आपके जेब से 10 रुपए निकाल कर कितने जल्दी हमको दे दो। मैं वो बात डाल रहा हूं आपके बीच में कि 10 रुपए आपके जेब में ही रखो। डिसीजन आपको लेना है किस दिशा में आगे बढ़ना है। लगभग मोटी मोटी बातें मैंने बतला दी। एक चीज कहीं पूछा था कि फर्टिलाइजर क्या करना चाहिए, तो इसके लिए वो बहुत ही लास्ट की बात है। क्यों? केले में या किसी भी फसल में जो उत्पादन का रोल है वो क्या है, केले में 70 से 72% है पानी, 20 से 22% है बायोमास। तो 70 और 22 क्या हुआ, 92। 8% है आपके फर्टिगेशन का योगदान किसी भी फसल में। हम किसानों को ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर को ऊपर रखना चाहिए, जबकि वो सबसे नीचे की और आखिरी की बात है, उसकी जरूरत नहीं है। वो हमारे जेब में जितना पैसा हो उतना डाल दो बस। लेकिन टाइमिंग, परिस्थिति, वाटर मैनेजमेंट हमने सुधारा। अगर पानी प्रबंधन आपका चेंज होता है तो उत्पादन में 70% में वेरिएशन आता है। जैसे आपका 30 किलो का केले का वजन आया, तो इस 30 किलो में क्या है, 70% तो पानी है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 21 किलो किसका वजन है, पानी का। तो 70% हमें ध्यान किस में रखना चाहिए कि पानी प्रबंधन कैसे परफेक्ट हो। समझ रहे हैं? हमारा ध्यान 70% रहता है कि खाद में 2 बोरी ज्यादा कैसे डालूं, वो गड़बड़ है। उससे अच्छा पकेगा नहीं, और जो केला पकेगा वो खाकी कुट्टा कलर देगा, निश्चित है, लिख लो। 70% हमें पानी पर ध्यान देना है। और 20% जो बायोमास है, जैसे 30 किलो में से 20% क्या हुआ, 6 किलो क्लाइमेट कंट्रोल काम करेगा। बायोमास किससे बनता है, सूर्य की रोशनी को सोखने के बाद मांस, मज्जी हड्डा बनता है। मांस और हड्डा और पत्ते का बनता है पूरा डेटा बायोमास का। तो 6 किलो क्या है, सूर्य की फोटोसिंथेसिस को हम एब्जर्व कैसे करें, इसीलिए 5x7 और जिगजैग। अभी किसान क्या कर रहा है, पास पास में लगाता है और पत्ते एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं, तो सूर्य की रोशनी ये पत्ते पर तो गिरी, ये पत्ते पर नहीं गिरी, तो ये छांव में ऑटोमेटिक हरा पत्ता ड्रॉप होता है। 5x7 जिगजैग में क्या होगा, पत्ता ऐसा आएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसा आएगा। तो सूर्य की रोशनी दोनों पत्तों पर आ रही है। सराउंड ग्राफ बनाया तो सूर्य की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा सोख सकते हैं, तो बायोमास बॉडी ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनेगी। अभी 8% का जो योगदान है, हर किसान का बजट अलग है। मैंने अगर डेटा दिया कि 4 डीएपी, 2 पोटाश, 3 यूरिया, 5 मैग्नीशियम, तो जरूरी नहीं है कि हर किसान उसे फॉलो करे।
फर्टिलाइजर जिसके जेब का जो बजट हो उतना ही फॉलो करो। इसके लिए एक व्यवस्था और है, आप चाहो तो नंबर लिख लो, हमारे ऑफिस का नंबर है जहां से हम बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर देते हैं। आपने किसी भी कंपनी का पौधा लगाया हो, आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड गाइडलाइन चाहिए तो कुछ उसके चार्जेस है, और अगर रेवा का पौधा लगाया हमारा तो वो निःशुल्क है। आपको गाइडलाइन आएगी 365 दिन की गाइडलाइन आएगी, लेकिन वो गाइडलाइन किस तरीके की आएगी, आपको खेत की जानकारी पूछेंगे, पौधा किस महीने लगा रहे हैं, मिट्टी कैसी है, पानी का पीएच क्या है, पिछले साल इसमें कौन सी फसल थी, ये सारा डेटा पूछेंगे। नीचे पत्थर कितनी दूरी पर है, क्योंकि किसी ने मई में केला लगाया तो उसका डोज अलग आएगा, किसी ने अगस्त में केला लगाया तो उसका शेड्यूल अलग आएगा। अभी टिश्यू कल्चर कंपनियां पूरे भारत में एक ही शेड्यूल पकड़ाती है आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी महीने में भी केला लगाओ, ये पर्चा आपको है, तो ये सही है, अब गड़बड़ है। इसलिए हमने एक सॉफ्टवेयर का इजाद किया है, मेरे बड़े भैया राकेश जाट है, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो ऑल इंडिया में हम अवेलेबल करवाते हैं कि आप कोई से भी कंपनी का पौधा लगाओ, लेकिन परफेक्ट टाइमलिंग गाइडलाइन चाहिए। उसमें हम पूछेंगे आपका बजट क्या है, उस हिसाब से गाइडलाइन देंगे, क्योंकि हमने कुछ भी बोल दिया वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपका बजट अगर 30 रुपए पौधे का खर्चा करने का है तो 30 रुपए के हिसाब से गाइडलाइन आएगी। आपकी पीली मिट्टी है तो पीली मिट्टी के हिसाब से आएगी, आपकी काली मिट्टी है तो काली मिट्टी के हिसाब से आएगी। कोई किसान बोलता है भैया मेरे पास बजट है, मैं 80 रुपए तक पौधे का खर्चा करूंगा, तो उसके हिसाब से गाइडलाइन आएगी। तो सॉफ्टवेयर में हम डालते हैं कि ये बजट का डोसेज देना है, तो आप नंबर लिख लीजिए 769 ऑफिस का नंबर है, जहां से गाइडलाइन आपको चाहिए कि फर्टिगेशन क्या करना है। 769743822 गणेश भाई का नंबर है ये, 769743822। आपने किसी भी कंपनी का पौधा लगाया हो, गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ संपर्क कीजिए, कुछ इसके चार्जेस हैं, और रेवा का पौधा लगाओगे तो निःशुल्क गाइडलाइन देंगे। आपके कोई क्वेश्चन है? आपने जिगजैग पे बोला, वो जिगजैग नहीं लगाना हो और 7x5 पे लगाना हो, हाँ, तो कैसे हो सकता है? तो लाइन से लाइन आपको 7 करनी पड़ेगी, लाइन की दूरी 7 और पौधे से पौधे 5 फीट, पौधे से पौधे 5, और जिगजैग नहीं, हाँ जिगजैग चल सकता है, लेकिन इसमें आपको डबल ड्रिप कंपलसरी है। ये ग्राफ भी अच्छा है, मैक्सिमम जो एक्सपोर्टर है वो इसी ग्राफ को रेकमेंड करते हैं कि लाइन से लाइन 7, डबल ड्रिप और पौधे से पौधा 5। इसमें आपका पहला अच्छा आएगा, बहुत सुपर, दूसरा ठीक आएगा, तीसरा ले नहीं पाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया आएगा, पहला दूसरा अच्छा आएगा, एक और दूसरे से हाँ आराम से। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको गजरा घास लगानी ही है, क्योंकि ये दूरी 7 फीट हो गई, तो अप्रैल मई में गर्म हवा अंदर बाहर जाएगी, इसके लिए गजरा घास लगानी है, ये निश्चित रखना है। और जो पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो जाए उसका मतलब क्या होता है? 7x5 में पौधा टेढ़ा होगा ही, इसको रोक नहीं सकते। अब तो मालूम नहीं होता है, अभी 6x6 में मेरा तो नहीं हुआ, पेड़ पर लगाया है, तो एक भी पौधा मेरा टेढ़ा नहीं हुआ है। जब जो सूरज निकलता है वो साइड में टेढ़ा हुआ, और जब आथमता है वो साइड में टेढ़ा हुआ है, और उसका कटिंग भी अभी आ गया। इसीलिए मैंने ग्राफ बोला है 5x7 सराउंड। हाँ, तो 7x6 5x7 लगाया, 5x7 लगाया तो पौधा सीधा रहेगा, और इसका बंच जो आएगा वो यू आकार में सीधा आएगा। अभी केले का बंच ऐसा आता है वी, ये केले का पौधा है और बंच ऐसा जाता है तिरछा, तो ये केले को तिरछा करता है पौधा सीधा है, जब फ्लावरिंग आया तो तिरछा आया, तो ये केले को पेड़ को तिरछा करता है, फिर हमें टेका लगाना पड़ेगा या उसको रस्सी बांधना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ग्राफ बोला 5x7 सराउंड, तो पौधा सीधा रहेगा और उसका जो बंच आएगा वो यू आकार में वहीं का वहीं आएगा और तने से सट के आएगा, और इसको केवल नीचे यहाँ पर बद्दी लगाना है, यहीं पर बांधना है, तो ये टेढ़ा नहीं जाएगा, ये सीधा रहेगा आपको टेके की आवश्यकता नहीं रहेगी। 7x5 पे टेढ़ा होगा निश्चित। क्यों? ये जो लाइन दूर है, तो पौधा फल आने से पहले ये जो दूर लाइन है इसमें टेढ़ा होगा, फल आने के पहले, और यहां से फ्लावरिंग जब आएगी तो फिर इसको खींचकर टेढ़ा करेंगे। तो जिगजैग लगाना पड़ेगा, वही
टेढ़ा नहीं करना है तो तो 5/7, और टेढ़ा करना है हाँ। तो 7/5। डिसीजन आपका है। दोनों ग्राफ एक ही है, 35 स्क्वायर फीट है। तो हो सकता है ना, सही है। पौधे की संख्या उतनी आएगी। डबल रिंग हो तो हाँ, डबल रिंग हो तो हो सकता है ना। आराम से। हाँ वही आपका 6/6 भी 36 स्क्वायर फीट है, हाँ। 1250 पौधे आएंगे। 5/7 भी 35 स्क्वायर फीट है, 1250 पौधे आएंगे। हाँ। 7/5 भी 35 स्क्वायर फीट है, 1250 पौधे उतने जाना है। लेकिन हमें ये समझना है कि फल आने से पहले टेढ़ा करें या सीधा रखें। और इसमें वो जो बीबी रखते हैं अपन, हाँ। तो वो कौन सी दिशा में रखना पड़ेगा ठीक को? हाँ, फल आने से पहले अगर हम बेबी रख रहे हैं तो केवल आपको ध्यान रखना है कि 35 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो रखें। एक बात, जिस कंपनी का पौधा कम साइकिल का हो उसका ही फल आने से पहले बेबी रखे, वरना वजन कम होगा। दूसरी बात, नहीं तो आप मुझे यहाँ आने नहीं दोगे बाद में क्योंकि फल आया नहीं, उसके पहले बेबी लिया और आपके फल का वजन आना था 28-30 किलो, वजन आ रहा है 22 किलो, तो आप बोलोगे बलराम को अभी एंट्री नहीं करने देना, गलत बताता है। तो जिस कंपनी का पौधा कम साइकिल का हो तो वो इंडिया में मिलने वाली नहीं है, केवल रेवा प्लस ही मिलेगा। नहीं, मैंने बीबी है ना, हाँ, फल आने से पहले भी दो हाँ, मैं ट्राई किया समझता था, हूँ दो कि- ट्राई किया था, दो हाँ। दो बच्चे रखे, दो रखा, एक में दो रखा, दो रखा। बेबी भी आ गए, वो क्या बोले फल है ना, हाँ। वो भी 25 किलो का लूंगर गलत काटा, हाँ। और दो बड़ा इसका हो गया, दो रखा टेस्ट करने के लिए, इधर भी रखो और इधर भी रखो। मुझे आपसे थोड़ा सीखना पड़ेगा खेत में। दो रखा खाली, मैं अभी एक तक पहुंचा हूँ, दो पूरे तक बगीचे में दो रखा है खाली टेस्ट करने के लिए, हाँ। तो दो रखा और बीबी आने से, और वो बच्चा आने से पहले रखा था। और पत्ते भी 6-7 और पत्ते भी 6 के 7 बराबर है। पर बेड था ना, बेड हाँ। 6x6 का, 6x6 का पहली बार लगाया था वो ऐसा 6x6 जो बेबी रखना है वो कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। जैसे लाइन से लाइन अगर उत्तर दक्षिण है तो हमें जो बेबी रखना है वो उत्तर में रखना है, क्योंकि फल आएगा दक्षिण में। और अगर पूरब पश्चिम है लाइन से लाइन तो हमें पूरब में रखना है बेबी, क्योंकि फल दक्षिण या पश्चिम में आएगा। जिधर सूर्य चलता है मैक्सिमम फल उस दिशा में आता है। अभी दक्षिण ये है ना, कौन सा है दक्षिण? यही है। तो आप अगर देखेंगे कि 12 बजे भी हमारे टॉप पर लाइट नहीं रहता है, ऐसा तिरछा लाइट रहता है, परछाई हमारी उत्तर में जाती है। तो फल हमेशा दक्षिण आएगा या पश्चिम आएगा, क्योंकि ये यहाँ तक अभी डूबते डूबते इधर आ जाएगा तिरछा। तो पत्ते पूरा का पूरा जो ऑब्जर्व करते हैं इस दिशा में थोड़ा टेढ़ापन रहता है। तो हम अगर फल आने के पहले रखें तो दक्षिण में कभी भी नहीं रखना है, पश्चिम में कभी भी नहीं रखना है। हाँ, पूरा पश्चिम है तो पूर्व में लो, उत्तर दक्षिण है तो उत्तर में लो। आपके और कोई प्रश्न है? बातें बहुत सारी है होती रहेगी। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर वाटर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइए ना, कि पानी केले को कितने टाइम में छोड़ना पड़ेगा, पूरा दिन चलाना पड़ेगा, वीक में कितना चलाना पड़ेगा, मंथ में कितना चलाना पड़ेगा, ऐसा शेड्यूल थोड़ा अपना शेड्यूल है उसका? थोड़ा समझाइए ना सर। आप सभी के पास ड्रिप है? हाँ है? तो ड्रिप में क्या होता है, ड्रिपर आता है, यहाँ से पानी का बूंद निकलता है और वो ड्रिपर का डिस्चार्ज होता है। तो ये भी आपको पता होगा, 2 लीटर, 4 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर है, ऐसा डिस्चार्ज आता है। तो हमें अपने अपने खेत का डिस्चार्ज समझना है कि हमारी ड्रिप का डिस्चार्ज क्या है और उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। मैं सूत्र दे सकता हूँ, हर एक की खेत के पानी का टाइमिंग अलग रहेगा। अभी सूत्र क्या है, एक पौधा उसका जितना पत्ता आया, एक पौधे के एक पत्ते को 1 लीटर पानी 1 दिन का लगता है। सूत्र क्या है, एक पौधा उसके एक पत्ते को 24 घंटे का पानी 1 दिन का 1 लीटर लगता है। कब? जब क्लाइमेट में 28 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तब। पूरी कंडीशन समझना है। एक पौधा एक पत्ता 1 दिन का 1 लीटर पानी 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर नीचे। अभी उदाहरण के लिए मैंने जुलाई में पौधा लगाया और मुझे अक्टूबर में कितना पानी देना है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का पौधा हो गया। तो जो जनरल पौधा चलता है, न बहुत तेज न बहुत धीमे, तो 1 महीने में 5 पत्ते देता है। आप खेत में ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके खेत में कितने पत्ते हैं। तो 4 महीने में 5 पत्ते पर मंथ के,
तो 20 पत्ते हुए और 5 पत्ते आपके नर्सरी से आए हैं, तो 25 पत्ते का आपका पौधा है, जुलाई में प्लांटेशन किया हुआ अक्टूबर में, ठीक है। तो इस पौधे को अक्टूबर में कितना पानी चाहिए एक दिन का? 25 लीटर पर डे, पर प्लांट 25 लीटर पानी चाहिए अगर जुलाई में लगाया है तो अक्टूबर में। और अक्टूबर में आपका 32-35 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। अभी यहां पर टेम्परेचर चेंज होता है, अगर कि 4 महीने का पौधा है और वो जनवरी में है, तो जनवरी में हमारे पास 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो पानी कितना देना चाहिए? तो जो 30 डिग्री टेम्परेचर पे हमें एक पत्ते का 1 लीटर पानी देना है, अभी 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो कितना कम हुआ? 50% कम हो गया टेम्परेचर। तो पानी हमें 50% कम करना है, एक दिन का आधा लीटर पानी देना है। तो 25 पत्ते के पौधे को 12.5 लीटर पानी देना है, क्योंकि इवोपरेशन नहीं होगा, जो हमने पानी दिया वो वहीं रहेगा। लेकिन ठंड में एक द्वंद है कि पानी डेली देना पड़ेगा, वरना ठंडी लगेगी तो डावा आएगा और करपा आ जाएगा और फल में चिलिंग इंजरी आएगी। पानी कम देना है लेकिन रोज का देना है। अभी इसी में अगर उल्टा है कि मई में आपका 25 पत्ते का पौधा है, तो कितना पानी देंगे? तो जितना परसेंट टेम्परेचर अप होता है उतना परसेंट पानी को अप करना है। जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर में 1 लीटर पानी, तो मई में हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो कितने परसेंट बढ़ा? 30% बढ़ गया। तो 30% पानी बढ़ाना है, तो 1.25 से 1.5 लीटर पानी देना है पर पत्ता पर डे। ये हुआ कैलकुलेशन। अभी ऐसा नहीं कि पत्ते मेरे 5 बचे हैं और 10 सूख गए हैं तो 5 पत्ते का पानी दूं, ये 10 भी काउंटिंग में आएंगे। पुराने पत्ते मतलब पौधे की एज काउंटिंग में आएगी कि फर्स्ट डे से लास्ट डे में कितनी एज के पत्तों का पौधा है, उतने लीटर पानी। टेम्परेचर बढ़ा तो उतने परसेंटेज में पानी बढ़ाना है, टेम्परेचर घटा तो उतने परसेंट में पानी घटाना है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा 5 फीट पर है और 1-1 फीट पर डीपर है और हमारा 2 लीटर का डिस्चार्ज है, तो एक पौधे को कितने ड्रिपर मिले? 5 ड्रिपर, क्योंकि यहां से यहां तक 5 है, तो इसका 2.5 इधर का हुआ, इसका 2.5 इधर का हुआ, तो 5 ड्रिपर का पानी इस पौधे को काउंटिंग में आया। तो 5 ड्रिपर और 2 लीटर पानी है, तो 1 घंटा चलाया तो 10 लीटर पानी मिला इस पौधे को। आपका कैलकुलेशन देखना है कि कितने पत्ते का है, उतने घंटे पानी चलाना है। 1 केजी प्रेशर पर ड्रिप में इतना पानी जाता है। आपका 4 लीटर का डिस्चार्ज है और 5 ड्रिपर है, तो पानी कितना हुआ? 20 लीटर। तो आपको अक्टूबर में अगर 25 लीटर पानी देना है और 4 लीटर का डिस्चार्ज है और 1-1 फीट पे डीपर है, तो 1.25 घंटा पर डे चलाना है। और 2 लीटर का डिस्चार्ज है तो 2.5 घंटे पर डे चलाना है। इस तरह से हमें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। सूत्र: 1 पत्ता 1 लीटर 1 दिन का पानी। ठीक है, अभी और कुछ बचा है? धन्यवाद इतनी देर तक शांति से सुना। इसके लिए आप थोड़ा YouTube पर समय बिताइए, और रेवा के प्लांट चाहिए, अगर गाइडलाइन चाहिए तो श्रेयस भाई यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके गांव के हैं, इनके यहाँ प्लांट भी लगे हुए हैं ना पौधे। क्या कंडीशन है अभी? अभी एक प्लॉट का बंच फ्लावरिंग चालू हुआ है, तो विजिट करके देखिए रेवा की क्या कंडीशन है। आप लोगों को अच्छा लगे तो इनवाइट कीजिए रेवा को यहाँ पर। मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9711287113 और मेरा नाम श्रेयस पटेल है। के लिए चाहिए कुछ भी तो नहीं रहे, समय पे नहीं आया। ये ड्रिप की लाइन है, हाँ, इधर 7 फुट रखना है कि इधर 7 फुट रखना है? हाँ, वो आप समझा दो सर। जो ड्रिप की लाइन है ये 5 फीट है, हर ड्रिप 5-5 पे आएगी, ठीक है। और पौधे से पौधा जो आएगा वो 7 पे आएगा। एक ही डोटी में 7 फुट। हाँ, 7 एक ही डोटी और दूसरी डोटी 5 ऐसा समझो। डोटी से डोटी 5, पौधे से पौधा 7।